नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो चुपचाप बैठे वो भी ठीक ही हैं, क्योंकि मेरी अपलाइन ने कहा जब भी कोई चुप बैठा रहे तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। आप घर पर जाते हैं, आपकी बीवी अगर चुप है तो समस्या कम होती है कि बढ़ जाती है? जब भी चुप रहता है सामने वाला तो ये नहीं बताता कि वो मन में क्या सोच रहा है, और सोचने की कोई सीमा नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं, आप चुप हैं, तो आप मुझे इनडायरेक्टली कह रहे हैं साले तुझे जो सोचना है सोच। और मैंने सोचना चालू कर दिया, जो चुप बैठे हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि सोचने का टैक्स है नहीं और भरपूर सोचा जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया होगा। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ यार, मुझे नहीं रोक सकते। भगवान कसम चुप रहोगे उल्टा पुल्टा सोचूंगा और सोच सोच कर यहाँ पर बोलूंगा, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर आप देते रहेंगे। कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ लोग नहीं बोल रहे, अरे कैसे हैं? कुछ लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं, कुछ लोग वास्तव में मस्त हैं इसलिए बोल रहे हैं। जब बार बार आप मनवार करो तो आदमी आ ही जाता है। लेकिन इसके अलावा इलाज भी क्या है? देखिए, आपके जीवन में बहुत चैलेंज है, बहुत समस्या है, और आप डॉक्टर के पास गए तो किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि 3 घंटा सुबह रहो, 3 घंटा शाम को रहो, तो 3 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा किसी ने राय दी अभी तक? तो आपके रोने से जब कुछ होता ही नहीं है तो रोकर फायदा क्या है? पहले तो ये समझाओ। देखिए, इमोशन है, कभी कभी तत्कालिक थोड़ा इमोशन भड़केंगे और थोड़ा रोना आ जाएगा, लेकिन तुरंत अलर्ट हो जाओ, क्योंकि रोने से कोई समस्या न कभी खत्म हुई है न कभी होगी। और ज्यादा रोते रहोगे ना तो लोग बाग तुम्हें देखने से ही मना कर देंगे, तुम्हारे पास आने से ही मना कर देंगे। क्या कभी आप सुबह सुबह ऐसे आदमी से मिलना पसंद करते हैं जो पूरे दिन भर रोता रहता है? तो वो आप ही तो नहीं। ये भी तो चेक करते रहना नहीं, कम से कम हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा मुस्कुराइए। अंग्रेजी की कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, है ना? आप मुस्कुराओगे तो मुस्कुराने वाले लोग आपके नजदीक आएंगे, आप रोएंगे तो फिर रोने वाले लोग ही आपके नजदीक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मेरे इसमें कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप ने नाम रख दिया तो है, आपका भी कुछ भी होगा, इसमें आपका कोई उपलब्धि नहीं है कि आपका नाम बलवान रख दिया तो आप बलवान हो गए, आपका नाम सिकंदर रख दिया तो आप सिकंदर हो गए। माँ बाप ने परिकल्पना के आधार पर जो नाम आपका होना चाहिए वो रख दिया। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ, इसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई लेना देना होता ही नहीं है। इसके बाद जो भी लेना देना होता है वो आपका ही होता है। यहाँ 2 चीजों में आपका बस नहीं चलता। तो 1973 में अपने जन्म के बाद, अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, अभी चेक कर रहा हूँ, बातचीत चालू नहीं की। कुछ लोग ऐसे आए जैसे सत्यनारायण की कथा है और स्वाही बोलना हर जगह। ऐसे देखो, ऐसे नहीं करना, कभी कभी थोड़ा सोच समझ कर यस करना, क्योंकि जब कोई ज्यादा यस करता तो मेरे मन में खुरापात आता। देखो नरेश जी, आपके आदमी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है, आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन आप पटना वालों से ज्यादा एक्साइटेड। आप तो आधा सुनकर यस कर रहे हैं, पटना वाले बिना सुने। मैंने कहा मेरा नाम यस यस, अरे बोलने तो दे। इतना ज्यादा यस कर रहे थे। कोई ज्यादा यस करता तो खुरापात क्या आती है। मैं 2 वीडियोग्राफर स्टेज पे बुलाता हूँ, आजकल सबके मोबाइल में वीडियो बनता ही है, तो मैं सबको बातों में घुमाता हूँ और फिर अचानक पूछता हूँ क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? यो, फिर सबूत आ जाता मेरे पास। इसलिए बहुत सोच समझ के यस करना। अभी 45 मिनट हम आपके साथ रहेंगे और बात करेंगे, बहुत खुलकर बात करेंगे, ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कोई करना ही पसंद नहीं करता आपके साथ, और मैं करूंगा। और पहले सोचेंगे, समझेंगे, और निर्णय लेना बहुत आगे का काम है। अभी जल्दबाजी में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आप एनालिसिस कीजिए, सोचिए, समझिए, फिर हमें समझ में आता है तो हम करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1973 में जन्म के बाद, इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से इकोनॉमिकल करियर चालू किया। मैं जब 9 साल का था तब मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, वो भी डिफेंस सर्विसेज में थे। फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, 250 रुपए, 250 रुपीज पेंशन आती थी, और माताजी पिताजी अतिरिक्त कार्य करते थे, घर का गुजारा करते थे। 6 भाई बहनों की फैमिली थी।
मुस्कुराओ मत, ये अभी के हिसाब से नहीं है। अभी जमाना एक दो का है। आज के 50 साल पहले ऐसे कोई गिन गिन कर पैदा करता था? मतलब कोई 70-80 साल पहले किसी से पूछ लेता था आपके कितने बच्चे, तो उसको खुद को ही गिनने पड़ते थे। नन्नू मुन्नू चुन्नू डुन्नू डुन्नू गुन्नू, फिर कहता 11-12 होंगे। मतलब उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता था कि 11 है कि 12। तो ये अभी के जमाने के हिसाब से बड़ा भारी लगता है 6, लेकिन उस समय पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली हमारी थी, 6 भाई बहन। हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब, उनके 11, पूरी क्रिकेट की टीम और 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी पूरा घर के अंदर ही होते थे। ऐसे बड़ी बड़ी फैमिलियां होती थी पहले। तो 6 भाई बहनों की फैमिली थी और मैं पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर। मेरा जो भांजा है, अब क्या कहते हैं भांजे को, क्या बोलते हैं, सिस्टर का बच्चा भांजे कहते हैं। तो मेरा भांजा और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहले मशीनें इतनी लंबी चलती थी, इतने बच्चे होते रहते थे। तो ऐसे मेरा भांजा और मैं दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर जो है आपकी माँ के बराबर। तो हम लोगों में इतना डिफरेंस हुआ करता था। तो जीवन गुजारा चल रहा था। जब मैं 9 साल का था, सारे भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ रहा था। मैं 6ठी क्लास में पढ़ रहा था और बड़े वाले ऐसे अलग अलग क्लासों में, कॉलेज में था, कोई बड़ी स्कूल में था। ऐसे जीवन चल रहा था। 6ठी क्लास में आया था ना गुप्ता जी, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। फिर एक दिन मैंने रिसर्च की तो पता चला कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि पिताजी की हाइट 6 फीट है, बात बात पे गुस्सा आता है, ऊपर से फुटबॉल के शौकीन, किक तो वो चलते चलते ही मारते थे। हम जब भी उनके नजदीक से निकलते थे तो 10 फीट की दूरी मेंटेन करते थे। और पिताजी ने क्लियर कट कह दिया, नहीं पड़ेगा तो किक मार दी जाएगी। हम स्कूल इसलिए जा रहे थे क्योंकि लगाओ ये सब मैंने बोला हुआ सारे यूट्यूब पे एक बार तो यार, ये तो 3 रन हो गया, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। चलो थैंक यू, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। क्या बात कर रहा था? मारते थे। तो पढ़ाई लिखाई में रुचि ज्यादा नहीं थी, इसलिए स्कूल जा रहे थे कि यार पिताजी की लात कौन खाए। तो रोज सुबह शाम जाते थे, आते थे, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं। एक दिन स्कूल से जब घर पर आए तो एक घटना घटी। करवा गया, चलो कोई बात, थैंक यू। तो जब घर पर आए तो एक घटना घटी। हमारे माताजी पिताजी दोनों झगड़ा कर रहे थे, डायलॉग चल रहे थे, डायलॉग। तो पिताजी माताजी को डायलॉग फड़का रहे थे, तो उन्हें इस महीने का बजट बिगाड़। एक लिमिटेड इनकम होती थी, कुछ खर्चा ज्यादा हो गया होगा, तो तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। अब मैं छोटा था, 6ठी क्लास का, मुझे समझ में नहीं आया कि बजट होता क्या है और किसने बिगाड़ दिया, गलत आइटम क्यों लेकर आए, गारंटी वाला बजट लाना चाहिए। अब समझ में नहीं आया बजट क्या होता है, किसने बिगाड़ दिया पता नहीं। तो अब क्या करें, ये बजट क्या होता है, किससे पूछे? पिताजी से तो पूछने की ताकत नहीं, क्योंकि पिताजी फुटबॉल के शौकीन। तो हमने पड़ोसी के पास गए, मैंने कहा भाई साहब बजट के बारे में बताइए थोड़ा। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा होता है तो बजट बिगड़ जाता है। चुलबुले लोग हैं यार, काम सबका चालू है। चलो वो फर्ज निभा रहे हैं, धन्यवाद। शादीशुदा आदमी का जन्म इसीलिए हुआ है, तो सारे अरेंजमेंट करो। थैंक यू। तो पड़ोसी ने बताया कि बजट का मतलब हिसाब होता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा होता तो बजट बिगड़ जाता। तो मैंने उनसे पूछा ये आमदनी कहाँ से आती है? तो कहा आमदनी के तो कई सोर्स है, लेकिन 3 प्रमुख है, नौकरी, बिजनेस और खेती। अब मैं 6ठी क्लास में सोच रहा था यार मैं करूंगा क्या। खेती के लिए जमीन चाहिए, वो पिताजी के पास है नहीं। नौकरी के लिए उम्र चाहिए, पढ़ाई चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। अब तो एक व्यापारी एक तरीका है। 6ठी क्लास में खुरापात आई और मैंने डिसीजन लिया कि मैं पतंग की दुकान लगाऊंगा, पतंग की दुकान। क्योंकि बच्चा तो था लेकिन कॉमन सेंस था। कॉमन सेंस अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है, राइट। और आपकी एजुकेशन बिल्कुल अलग चीज है, तीनों अलग अलग चीज है। एजुकेशन ज्यादा पढ़कर ली जा सकती है और वक्त से पहले ली जा सकती है।
अनुभव ज्यादा काम करके लिए जा सकते हैं, ज्यादा काम करके ज्यादा अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस नहीं भैया। कॉमन सेंस आपका विचार करने की शक्ति को कहते हैं कि क्या चीज क्या आपके हिसाब से हो सकती है, और जो सही नजदीक तक पहुंचता है उसका सही कॉमन सेंस है। तो मेरे पास कॉमन सेंस था। मैंने पतंग की दुकान ही क्यों लगाई? क्योंकि मेरे सारे ग्राहक जो ना सब छोटे बच्चे थे, जो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे थे, सब पतंग का ही पैसा खर्च करते थे। तो मेरे ग्राहक ही जो ऐसे होंगे वही तो दुकान लगाएंगे। 90% लोग सोचते हैं कि किस्मत की वजह से वो नाकामयाब हो गए। किस्मत नहीं, कॉमन सेंस की वजह से 90% लोग नाकामयाब होते हैं। कभी आपने सुना है कि मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में लग गया? मर्सिडीज के मालिक को पता है कि उसके ग्राहक कहाँ हैं, और जहां ग्राहक होते हैं वही दुकान लगाते हैं, है ना। मेरे दोस्त ने मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग चालू किया। उसने किस कंपनी को ज्वाइन किया? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो 76 कंट्री में उस समय काम करती थी, डायरेक्ट सेलिंग। उसने उस कंपनी को ज्वाइन किया। क्यों किया? उसने कहा ये बड़ी कंपनी है तो फ्यूचर एकदम सिक्योर रहेगा, और बड़े बड़े इसमें अचीवर है तो मेरे भी अचीवर बन जाएंगे। अब उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या थे? उस कंपनी का टूथपेस्ट आता था उस जमाने में 350 रुपए का, और पूरे मोहल्ले में एक भी आदमी की सैलरी एक दिन की 350 रुपए नहीं। अब ज्वाइन तो उसने बड़ी कंपनी कर ली, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं था, इसकी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेकिन दुकान चल नहीं रही थी। और हमने काम चालू किया ऐसी कंपनी में जिसको चालू हुए 2 दिन हुए, लेकिन वो कंपनी क्या लेकर आई थी? कपड़ा। और पूरे सब जगह देखते थे तो एक भी बिना कपड़े वाला है ही नहीं। हमने उसी समय समझ गया कि हमारा काम तो चल ही जाएगा, क्योंकि कपड़े तो सब पहनते हैं, क्योंकि हर तरह के कपड़े आरसीएम के अंदर है। अल्टीमेट मैंने पतंग की दुकान लगाई। पैसे नहीं थे, पैसे पिताजी से मांग भी नहीं सकते थे। क्यों? बजट खराब हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना, बजट खराब हो जाएगा। पिताजी से पैसे मांग नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया? चॉकलेट खाना बंद कर दिया। 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे, और हमने 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और मात्र 3 महीने में, उस जमाने में मात्र 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया पतंग की दुकान से। जो ही कुछ करते हो तो सीख जाते हो। वो लोग ज्यादा सीखते हैं जो दबाव में आ जाते हैं। कई बार आपने सुना है कि उस बच्चे की मैच्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाता है जिसके पिताजी बचपन में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। जिम्मेदारियां आदमी को सिखा देती है, और जब हम करते हैं तो सीख ही जाते हैं। तो रूल बना, करोगे तो सीखोगे। रूल क्या है? सीख कर करोगे तो ऐसा समय कभी नहीं आएगा फिर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी वाले एक काम करते हैं, सीखते हैं फिर करते हैं, तो नौकरी करते हैं। और बिजनेसमैन क्या करते हैं तो सीखते हैं, बस 2 ही अंतर है। एक सीख कर करता है, कर कर सीखता है। जब सीख कर करता है तो इनकम एक छोटी इनकम, एक डब्बे में बंद वाली इनकम आती है, और करते करते सीखते हैं तो वो फिर अनलिमिटेड अपने अपनी रिसर्च करता है और कहीं से कहीं पहुंच जाता है। सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करते हैं, मैं किस सेंस में आपको कह रहा हूं। एक आदमी ने कहा मैं तैरना तब सीखूंगा, मैं पानी में तब कूदूंगा जब तैरना सीख जाऊं। बोलो भाई, हवा में तो सीख नहीं सकता, पानी में तो कूदना पड़ेगा, तभी तो तैरना सीखेगा। लेकिन आपको जब भी आप पानी में कूदे तो एक बढ़िया एक्सपर्ट आदमी आपके नजदीक चाहिए, है ना? और एक्सपर्ट आदमी के साथ अगर आप तैरेंगे तो डूबेंगे भी नहीं और तैरना भी सीख जाएंगे। एक आदमी से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में थोड़े दिन पहले एक आदमी से पूछा, यार भाई, उसने कहा कामयाबी होने के लिए क्या करना चाहिए? सर मैं रेगुलर मीटिंग में भी आता हूँ, सेमिनार में भी आता हूँ, ऑफलाइन की काउंसलिंग में भी नहीं आता हूँ, कामयाबी नहीं मिल रही। मैंने कहा यार प्लान बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, प्लान बताना पड़ेगा। वो कह सर नहीं, अभी तो मैं प्लान बताना सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा ना फिर बताऊंगा। अरे मैंने कहा तू बता ले, सीख जाएगा। नहीं नहीं, मैं सीखूंगा फिर बताऊंगा। बड़ी बहसबाजी को उतर गया। उसने कहा मैं सीखूंगा तो ही प्लान बताऊंगा, बाकी प्लान बताऊंगा। मैंने कहा क्यों? अभी तू बताना चालू करना, धीरे धीरे सीख जाएगा। वो कहा नहीं नहीं, अभी जब तक सीखूंगा नहीं और बता दिया गलती हो गई तो। मैंने कहा पागल आदमी, प्लान तो नए आदमी को बताते हैं, गलती का पकड़ेगा कौन गलती?
प्लान तो एकदम नए आदमी को बताते हो, उसको क्या पता तुम्हारी स्लेव क्या है। तुम उल्टी भी बना दो तो हाँ हाँ ही करेगा। पहली बार में कोई प्लान थोड़ी देखता हो, तो तुम्हारी शक्ल देखता है कि कितनी कॉन्फिडेंस से बात को बोल रहा है। ये गलत फहमी मत रहना कि पहली बार में किसी को प्लान समझ नहीं आता, कोई प्लान वगैरह समझ नहीं आता। बिंदास जो मर्जी आए वो बोलो, और वो सामने वाले आदमी आपको अपने आप सिखा देंगे। अल्टीमेट मुझे समझ में आ गया कि इन्वेंट्री क्या होती है, मुझे समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, मुझे समझ में आ गया कि उधार देने से क्या होता है, मुझे समझ में भी आ गया कि उधार कोई ले जाए तो मांगने के लिए क्या बोलना पड़ता है, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि भैया ये सारे व्यापार का जड़ क्या है, ये प्रॉफिट किस चीज पे टिका है। कोई उधार न लौटाए तो बोलना क्या पड़ता है, ये सारे नॉलेज मुझे 6ठी क्लास में पता लग गया। और जो ही मुझे पता चला कि मेरी दिशाएं अलग हो गई, अब मैं अपने आम दोस्तों से अलग हो गया। सारे दोस्त तो छोटे बच्चे थे, टॉफी खाते थे, खर्ची लाते थे, क्रिकेट खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, मजा लेते थे, और मेरे दिमाग में घुस गया बिजनेस। अब मैं हर जगह व्यापार ढूंढता था, मैं सोचता था कैसे व्यापार हो जाए। होली आती थी, मेरे सारे दोस्त रंग लाते और लगाते थे, और मैं रंग की दुकान लगाता था। अब ये अंतर हो गया, सारे दोस्त रंग लगाते थे, मैं रंग की दुकान लगाता था। दिवाली पर वो पटाखे चलाते थे, मैं पटाखे की दुकान लगाता था। राखी पर वो राखी बंधवाते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। और धीरे धीरे मैं ऐसे व्यापार में घुस गया, कई तरह के व्यापार करने लगा। जब मैं व्यापार करते करते 11वीं क्लास तक पहुंच गया था ना, उस समय मेरी इनकम मेरे टीचर से ज्यादा थी। 11वीं क्लास में मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड थी, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास लूना। हम दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे, क्योंकि 11वीं क्लास में हमने बड़ा कारोबार चालू किया। बड़ा कारोबार था गैस के सिलेंडर ब्लैक करना। अब कोई गाइड देने वाला नहीं था, और पिताजी से पूछने की ताकत नहीं थी। छोटे बच्चे थे, जहां पर भी पैसा दिखता था अट्रैक्ट होते थे। तो उस समय एक सिलेंडर पर 100 रुपया मिलता था उस जमाने में। जैसे अभी गैस के सिलेंडर की प्रॉब्लम है ना, उस जमाने में भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। सिलेंडर बड़े मुश्किल से मिलते थे, 100 रुपीज एक सिलेंडर पर ब्लैक मिलता था। लेकिन अब ये सोच तो लिया कि सिलेंडर का कारोबार करना है, लेकिन सिलेंडर लाएंगे कहां से। तो हम इतने बिंदास थे कि एक दिन है ना, जो डीलर था ना भिलवाड़ा का, गैस का एक सिटी में एक ही डीलर होता था, हम डीलर के ऑफिस में पहुंच गए और उनको जाके कहने लगे, भाई साहब आपकी बहुत बदनामी हो रही है। वो क्यों बदनामी हो रही है? हमें पता चला है कि आपके लोग मिली भगत से कुछ गैस के सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं, और अगर गैस के सिलेंडर ब्लैक करेंगे तो फिर आपका नाम खराब होगा, कभी कभी आप एमएलए नहीं बन पाएंगे यहाँ के, तो बड़ा चैलेंज आएगा। तो उसने सोचा यार कोई इंक्वायरी वाला आदमी आएगा, लेकिन शकल से छोटा बच्चा लग रहा था। तो उसने चिल्लाकर बोला, तो मैंने कहा तो कुछ नहीं सर, मैं चाहता सिर्फ ये हूं कि आपकी गैस का सिलेंडर जो ना आप ब्लैक करना बंद कर दो, मेरे थ्रू चालू कर दो, ताकि नाम आपका खराब नहीं होगा, एक ही आदमी रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा। और उसे उस बात को समझ में आ गया उस जमाने में, और मैं भिलवाड़ा का एक्सक्लूसिव ब्लैकमेलर। पूरे भिलवाड़ा में किसको भी गैस के सिलेंडर चाहिए तो मेरे पास ही आना पड़ता था, और फर्स्ट क्लास इनकम होने लगी। पिताजी के घर पर लौटने से पहले पहले अपने काम बंद कर लेता था, एकदम परफेक्ट बच्चा बन जाता था, एकदम भोला भाला था, और उससे पहले पीछे पीछे कारोबार करता था। 11वीं 12वीं क्लास में आकर मुझे लगा कि यार पढ़ना बहुत जरूरी, नहीं तो फेल हो जाएंगे कॉलेज में, तो कोई ऐसा सेटिंग बैठेगी नहीं। तो हमने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, टेक्नोलॉजी का नाम था बिना पढ़े कैसे पास हों। हमने पूरी स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश थे कॉलेज के, जो 3-3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहे थे, सबसे दोस्ती करना चालू किया। उन्होंने हमारे से दोस्ती क्यों की? क्योंकि चाय समोसे का इंतजाम हमने किया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो सब हमारा दोस्त बनना चाहते थे। और मेरे कई दोस्त बन गए, लेकिन दोस्त हम किसी इनोसेंट व्यक्ति को नहीं बनाते थे, जो हमारे से उम्र में बड़ा हो, 3 साल बड़ा हो, 10-20 किलो वजन बड़ा हो, बॉडीगार्ड जैसा लगता हो, वो सब हमारे दोस्त थे। हमारा वजन था 42 किलो, हमारा कोई भी दोस्त 62 किलो से नीचे का नहीं था। और हम 42 किलो के ऐसे आगे आगे चलते थे, और 62 किलो के सारे लोग हमारे दोस्त पीछे पीछे चलते थे। ये हमारी फौज तैयार हो गई, और हमने डेमोस्ट्रेट कर दिया। फिर सारे होशियार बच्चों को पता चल गया कि मुकेश कोठारी बहुत पावरफुल है, अगर इसकी मदद नहीं करेंगे तो पीटेगा। फिर हम किसी भी एग्जाम में किसी भी होशियार बच्चे को कहते थे बता, तो वो अपना काम छोड़कर मुझे बताता था। फिर हम हर साल पास होते थे, और ऐसे करते करते बीकॉम हो गए। बीकॉम होने की हमारे को इतनी जल्दबाजी थी, क्योंकि पिताजी ने क्लियर कट कह दिया ग्रेजुएट होने के बाद कुछ नहीं बोले, उससे पहले हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा।
तो हम सोचते थे यार कैसे भी करके ग्रेजुएट हो जाए एक बार, ताकि पिताजी का फंदा खत्म हो जाए, फिर ओपन काम करेंगे। तो मेरा क्या सपना था, छोटा बच्चा था, समझता नहीं था कैसे मनती, मैंने कहा बड़ी कंपनी खोल ली। तो किसने कहा भाई कंपनी खोलने के लिए पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, पैसे चाहिए, तो पहले कंपनी में काम करके देख। तो मैंने अपने दोस्त के पिताजी के पास गया, उनकी मदद ली और उन्होंने मुझे एक अप्रोच लगाकर इंटरव्यू के लिए भेज दिया। मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में मैंने ये तक नहीं पूछा कि सैलरी कितनी दोगे, क्योंकि मुझे डर लगा कि कहीं सैलरी मांगूंगा ये मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैंने कहा आप जैसी इच्छा हो वैसा दे देना, और मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही पहले मैंने मेरे हाथ में 750 रुपए रखे, 750 रुपये। तो औकात पता चल गई भाई, 750 से ज्यादा कीमत अपनी है नहीं महीने की। लेकिन जीवन में कभी छोटा नहीं सोचा। जिस दिन इंटरव्यू देने गया था ना, उसी दिन सोच लिया था कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसी की सीट पर बैठना। अब दो चीजें हैं, मुंगेरी लाल के सपने और सपने देखने के बाद क्रियान्वयन का आपके पास प्लान। अगर कोई चीज सोचने के बाद आपके पास प्लान नहीं है तो वो मुंगेरी लाल के सपने हैं, और रात जाने के बाद सपना भी चला जाएगा। और एक ऐसा काम है जो सोचने के बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान है। तो मेरे पास प्लान होता था, कैसे पहुंचना है मुझे अच्छी तरह पता था कि मुझे करना क्या है। अगर बॉस की सीट पे बैठना है तो बॉस के सारे काम मुझे आने चाहिए, और बॉस के काम तभी मैं सीखूंगा जब बॉस के नजदीक जाऊंगा। मेरे सारे कर्मचारी बॉस से दूर जाते थे, मेरे जो दोस्त थे, कलीग थे, वो बॉस से दूर जाते थे, वो दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि बॉस कोई ना कोई जिम्मेदारी बता सकता था। और मुझे पता था कि मैं बॉस के नजदीक जाऊंगा तभी बॉस के काम सीखूंगा। तो सारे दोस्त जल्दी फ्री होते थे तो चाय की केबिन पर जाते थे, मैं जब भी जल्दी फ्री होता था तो बॉस की केबिन में जाता था। मुझे अच्छी तरह पता था जो बनना है वहां जाना होगा। हेलो, क्या बोला? जो बनना है वहां जाना। अगर जो बनना है वहां नहीं जाएंगे तो फिर आप बनेंगे नहीं वहां। राइट। तो मैं बॉस की केबिन में जाता था तो बॉस मुझे कहता था यहाँ क्यों आया। मैंने कहा सर वो काम से फ्री हो गया था तो मैं सोचा कि आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम बता दो। तो बॉस कहता था यार काम से फ्री हो गया तो यहाँ बैठ, मेरे काम में हेल्प कर। मैं बैठ जाता था। पहले वो मुझे फाइल जमाने से शुरुआत कराता था कि देखिए फाइल को जमा। मैं फाइल जमाता था। जब मैं परफेक्ट फाइल जमाता था ना तो बॉस मुझे कहने लग गया कि कौन सी फाइल को कहाँ जमाना है। फिर उसने मुझे समझाया कौन सी फाइल में क्या लिखा होता है। फिर उसने मुझे बताया कि कौन सी फाइल में क्या चेक करके मैं साइन करता हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि मेरे साइन किए फाइल की क्या वैल्यू होती है। फिर उसने बताया कि मेरी फाइल को साइन होने के बाद ये फाइल कहाँ जाती है। और बॉस के सारे काम मैं सीख गया। जो बॉस करता था सब मुझे पता था। एक दिन बॉस बिजी था, मैंने कहा बॉस आप जाओ ना, मैं कर दूंगा ना आपका काम। वो कहा तू कैसे कर देगा। मैंने कहा सर मैं कर सकता हूँ। वो कहा अच्छा करके बता मेरे सामने। मैंने जब उनके सामने किया तो एकदम परफेक्ट कर दिया। अब बॉस को क्लियर हो गया कि अब ये बंदा डुप्लीकेट हो चुका है। बॉस अब मुझे काम बताने लगा, थोड़ी देर फ्री रहने लगा। पहले 1 घंटा फिर 2 घंटा। एक समय तो ऐसा आ गया कि बॉस है ना 8 घंटे की नौकरी में 6 घंटे गायब रहता था और उसके ऑफिस में बैठता था। जब मैं इतना इंपॉर्टेंट हुआ तो बॉस को प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं कभी 2 दिन की छुट्टी पे जाता था ना, बॉस का बीपी ऊपर नीचे हो जाता था कि काम कौन करेगा। तो बॉस ने मुझे खास आदमी मान लिया, मेरे कंधे पे हाथ रखने लगा। जब बॉस ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैंने लोगों को बताया कि मैं बॉस का बायां हाथ। अब कंपनी में बॉस की तरह मेरे चलने लगी, सब लोग मेरे से डरने लगे कि बॉस का यही खास आदमी है। जब प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात आती थी तो सबसे ज्यादा प्रमोशन और इंक्रीमेंट मेरे लगते थे। और मात्र 7 साल के नौकरी के करियर में मैंने 7 प्रमोशन लेकर उस पूरी कंपनी की 2nd लार्जेस्ट मोटी पोस्ट को संभाल लिया, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। और मात्र एक 27 साल में वहां पहुंच गया। 27 साल में 97 में मेरी सैलरी हो गई 13,000 बेसिक, 13,000 बेसिक। 97 में टीचर की सैलरी होती थी, गवर्नमेंट टीचर की 3,000 रुपए बेसिक, और मेरी थी 13,000। साला में तो 7 बन गया। अब एज कम इनकम ज्यादा। अब ये एडजस्टमेंट हुआ नहीं। जब इनकम ज्यादा आई, एज कम थी, मैच्योरिटी लेवल नहीं था, तो मेरे अंदर ईगो पनपने लगा। ईगो ऐसा लगने लगा कि मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे समझदार आदमी हूं और सबसे अकड़ कर बात करता था।
कोई भी मुझे कुछ भी समझाता था तो मैं उससे पूछता था तेरी सैलरी कितनी है, और उसकी सैलरी अगर मेरे से कम है तो मैं उसकी बात ही नहीं सुनता। इस ईगो वाले जमाने में मैं जिंदगी जी रहा था। द नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। इतनी बात क्यों बकवास सुनाई? बकवास इसलिए सुनाई कि आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है। हर आदमी के पास पैसों के साथ एक ईगो आता है, घमंड आता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके नीचे है और दुनिया में सबसे सटीक और समझदारी वाले डिसीजन उसी के रहते हैं, इसलिए वो कामयाब है। और मैं इसी तरह से सिस्टम से जी रहा था। सब कुछ जीवन में ठीक था। कंपनी की तरफ से इधर उधर जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड होती थी। मेरे पास खुद का स्कूटर विदाउट लोन अवेलेबल, वेस्पा 150 NV, उस समय का सबसे लेटेस्ट स्कूटर मैंने खरीदा। वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। मेरे 25 करोड़ रुपए के बंगलों में मैंने स्कूटर का मंदिर बनाया। कोई आया है मेरे घर पर? ऐसा आप इतने सारे लोग मेरे घर पर आ चुके हैं। हाँ, अच्छा मैं नहीं था लेकिन स्कूटर देखकर आया। तो मैंने भगवान का मंदिर पूरे घर में ही नहीं बनाया, स्कूटर का बनाया। आप पूछेंगे क्यों? पूछो ना क्यों? इसलिए बनाया कि मुझे पता है कि मैं भगवान का बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि भगवान के मंदिर में तो मैं खुद रहता हूँ। मैं पागल हूं जो भगवान का मंदिर बनाऊंगा। ये पूरी सृष्टि को चलाने वाला भगवान ईश्वर अल्लाह, जिसकी इच्छा के बगैर इस धरती का पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हम भगवान का मंदिर बनाएंगे? ये पागल हो, तुम भगवान का मंदिर बनाओगे? तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, तुम भगवान का मंदिर कभी नहीं बना पाओगे। भगवान इतनी बड़ी चीज है। भगवान को कोई बारिश तूफान की जरूरत नहीं है। भगवान को कोई भूख नहीं लगती कि तुम्हारे प्रसाद से वो भूखा मरेगा अगर प्रसाद ही चढ़ाओ। भगवान की वजह से दाना तुम्हारे मुंह में आता है, तुम भगवान को नहीं दे पाओगे। मैंने स्कूटर का मंदिर इसलिए बनाया कि मैंने जब आरसीएम चालू किया ना तो मुझे सबने मना किया स्कूटर को छोड़कर। जिसके भी पास जाते थे उसने कहा सोच के बताएंगे, पूछकर बताएंगे, बात करके बताएंगे, थोड़ा दिन का टाइम दे दो। कोई मुनाफा ही नहीं करता। लेकिन स्कूटर को कहते थे प्लान बताने चले, बीच में रुकता ही नहीं था। मैंने कहा ये भगवान है, ये बीच में रुकते नहीं कभी। आप भी भिलवाड़ा आए तो मेरे घर पर जरूर आइए, इन्विटेशन देता हूं आपको। फोन मत करना कि मुकेश जी आ जाए, क्या है, आ जाओ, अपना ही घर है, कहीं पर कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो बड़े गार्ड मूछे वाले वहां पे मिलेंगे आप, तो आप थोड़ा डर जाओगे। तो मैं आपको हिंट दे दूं, डरना नहीं है। वो मूछे केवल हमने ऐसे लगा रखी नकली, है ना, डरना वरना नहीं है। अपने आरसी वाले डरते नहीं किसी को। तो आपको कोड वर्ड बता देता हूँ। देखो मूछे वाले ना केवल एक ही चीज मानते हैं, दूसरी चीज मानते नहीं। तो आपको क्या करना, गेट के सामने जाके सावधान खड़े हो, सावधान, और बोलना जय आरसीएम, आपको अंदर खींच लेंगे। ये कोड वर्ड है जो मैंने केवल आपको बताया करने का। आप जय आरसीएम बोलो, वो सीधा अंदर ही घसीट लेंगे आपको पूरा का पूरा। मतलब वो जय आरसीएम मतलब आरसी वाला है, फिर आरसी वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आइए तो आइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब सेमिनार स्टार्ट करते हैं। आम आदमी की तरह जिंदगी सब कुछ ठीक, लेकिन एक घटना घटी और एक घटना ने मुकेश कोठारी की जिंदगी कहां से कहां घुमा दिया। उससे पहले मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे सुपर आदमी मैं। 9:45 मैं अपने घर से रवाना हुआ स्कूटर लेकर। बीबी अंदर से दौड़कर आई, हाथ में टिफिन दे दिया। मैंने टिफिन को स्कूटर पे टांग दिया। 10 मिनट में मैं ऑफिस में पहुंच गया। 9:55 में स्कूटर की पार्किंग यानी ऑफिस की पार्क में मैंने ब्रेक लगाया और देखने लगा कि स्कूटर कहां पार्क कर। अगस्त का महीना था, सोच रहा था कि कोई छाया मिल जाए, तो मैं स्कूटर को पार्किंग करने के लिए ब्रेक मारा, देखने लगा, तभी मेरे बॉस की कार मेरे पास आके रुकी। ऐसा मेरे 7 साल के करियर में पहली बार हुआ कि बॉस और हम दोनों एक साथ कार पार्किंग, क्योंकि बॉस का कोई आने जाने का टाइम ही नहीं था। वो इतना बड़ा बॉस था, लेकिन आज पता नहीं भगवान को क्या लेना देना था मेरे से कि बॉस और हम दोनों का मिलन पार्किंग में करवाया। बॉस ने गाड़ी को रोककर कांच का शीशा नीचे किया और धीरे से बोला, मुकेश यही रुकना, तेरे से अर्जेंट काम। मैं खड़ा हो गया। बॉस गाड़ी पार करके आया, मैं खुश हो रहा हूँ। मैंने कहा मुकेश तू कितना बड़ा आदमी बन गया है कि बॉस को तेरे से काम पड़ने लगा। इस गलत फहमी में वहीं पर खड़ा। बॉस धीरे से आया और आते ही बोला,
अरे यार रात भर नींद नहीं आई, बहुत परेशान। मैंने बॉस से बोला क्यूरियोसिटी वर्स, मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। अरे क्या हेल्प करेगा यार, बेटे को ना पायलट बनाना, पायलट 25 लाख रुपए लगते हैं, अभी 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 25 लाख रुपए लगते हैं। तो एक आम आदमी क्या बोलता है, जब आपको कोई ऐसा बोलता है तो आम आदमी क्या बोलता है। तो मैंने क्या बोला, सर बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने और पायलट का बहुत फ्यूचर है, वेरी गुड डिसीजन सर। उसने कहा 25 लाख रुपए लगते हैं। मैंने कहा हो जाएगा सर, सब अपनी किस्मत। क्या हो जाएगा, 17,000 सैलरी है मेरी, रात भर कैलकुलेटर पर 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 कर रहा हूं, पूरी रात में इकट्ठे नहीं हुए और तू कह रहा हो जाएगा। मैं चिंता में आ गया, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने कहा सर फिर क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका। उसने कहा मेरे दादाजी ठीक कहते थे। मैंने कहा क्या कहते थे आपके दादाजी। मेरे दादाजी कहते थे जीवन में पोते पिताजी के सामने टोंट मार कर कहते थे, पोते तेरे बाप ने बात नहीं मानी तू मान लेना, जिंदगी में कुछ भी करना है तो नौकरी मत करना, क्योंकि नौकरी केवल इंश्योरेंस है जो तुझे जिंदा रखेगी। नौकरी तब तक तुझे जिंदा रखेगी जब तक तू काम करने के बेलायक नहीं बन जाए, जब तक तू 60 साल का नहीं होगा तुझे को गवर्नमेंट की स्कीमों से इंजेक्शन लगा लगा के जिंदा रखा जाएगा, काम करने लायक रखा जाएगा। जब 60 साल का होगा तो तुझे उठाकर आधी सैलरी करके फेंक दिया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट नौकरी। इसलिए मैंने नौकरी की, तेरे बाप को समझाया नहीं समझा, तू समझ जाना, तू कभी नौकरी मत करना, करना तो छोटा करना लेकिन बिजनेस से शुरू करना। मैं सुन ही रहा था तब उसने बोला बेड लक। मैंने भी अपने दादाजी की बात नहीं मानी और नौकरी चालू की, फंस गया। तो मैंने टोंट में बोला, मैंने कहा सर क्या अब बिजनेस करेंगे आप। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं बॉस को भड़का रहा था, क्योंकि वो डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, बॉस मैनेजर, वो नौकरी छोड़े तो सीट खाली हो जाए, अब तो सीट पे जाकर बैठ जाए, अपने क्या लेना देना उसमें। मैंने कहा सब आप क्या व्यापार करेंगे आप। वो कहे यार अब तो कोई नौकरी के साथ करने का मिले तो करें, क्योंकि अब रिस्क हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई, खर्चे हो गए, ईएमआई चालू हो गई, अब इसे फुल टाइम नहीं कर सकते। तो मैंने बॉस को ये धीरे से बोला, मैंने सर बॉस मैंने कई बचपन में व्यापार किए हुए, व्यापार फुल टाइम ही होता है, व्यापार पार्ट टाइम नहीं होता, व्यापार में बहुत सिंसियरिटी चाहिए, नहीं तो 1 सेकंड में नुकसान होता है, फुल टाइम ही होता है। तो बॉस ने कहा नहीं पार्ट टाइम भी होता है। मैंने कहा सर नहीं होता। कहा होता है यार, अभी संडे के दिन मेरे घर पर दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे एक ऐसा कारोबार बताया जो नौकरी के साथ कर सकते हैं। जो इसने बोला नौकरी के साथ कर सकते हैं, व्यापार का कीड़ा तो मेरे अंदर भी था। मैंने गर्दन निकाल के पूछा, मैंने कहा सर ऐसा कौन सा व्यापार है जो नौकरी के साथ कर सकते हैं। उसने कहा एक ऐसा व्यापार है जो नौकरी के साथ कर सकते हैं, दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं खुश हुआ, मैंने कहा दुकान अपने पास भी नहीं। फिर उसने क्या बोला, हिसाब किताब रखने की भी जरूरत नहीं। फिर उसने क्या बोला, रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं। फिर उसने क्या बोला, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। फिर उसने क्या बोला, सामान रखने की भी जरूरत नहीं। अब मुझे हंसी आई, मैंने कहा पागल आदमी बेचेगा क्या फिर, सामान ही नहीं है तो मुझे हंसी आई। मुझे लगा यार बॉस को कोई मंत्र के चला गया है, अब इसको बॉस को हम समझाएंगे तो इसका ईगो हट होगा। तो मैंने गुस्से में ऐसे टोन में बोला, मैंने कहा सिर्फ कर लो। तो बॉस ने कहा एक्सपीरियंस नहीं है ना, दादाजी पिताजी मैंने कभी व्यापार तो किया नहीं। तो मैंने उनको रुकने के लिए कहा, मैंने उनको कहा अगले संडे वापस आना, मेरा भाई है मुकेश कोठारी जो बचपन से करता है व्यापार, वो अनुभवी आदमी, उसको जब मैं लेके आऊंगा संडे को तो तुम वापस आना, फिर उसे बताना प्लान। और मेरा भाई मुकेश कोठारी जब तक नहीं कहेगा तब तक करूंगा नहीं, इसलिए भाई 10 बजे मेरे घर पर आना संडे को। उसने मुझे इन्वाइट कर लिया बातों बातों, और मुझे खुद को ही पता नहीं चला, गन चक्कर की तरह मैं घूम गया। मुझे लगा मैं एक बड़ा आदमी हूँ, शायद मेरे से समझना चाहता है और मेरे से समझकर अप्रूवल लेना चाहता है, और मैं खुश 6 दिन से। मैंने कहा कब संडे आएगा और बॉस का बॉस बनने का मौका मिलेगा। मैं इंतजार करने लगा। शनिवार के दिन मैंने अपनी शादी वाली टाई निकाली, रात पर उसे धोई। बॉस का बॉस लगना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे। और मार्केट से लाल कलर की डायरी लेकर आया 75 रुपए में, 15 रुपए का गोल्डन कलर का पेन, और बीबी को रात को पहन कर बताया। मैंने कहा बॉस का बॉस लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। बीबी ने कहा लग रहा है। बीबी चढ़ा दिया ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सुबह एकदम 10 बजे तैयार वगैरह होकर मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया। अब मैं हॉल में पहुंचा तो एक ही आदमी वहां मौजूद नहीं, मैं अकेला आदमी।
15 मिनट तक बैठा रहा, मुझे लगा कि कोई गलत जगह आ गया हूँ, तो मैं वापस जाने लगा, तब 3-4 आदमी अंदर घुसने लगे। फिर मुझे लगा कि शायद यही जगह है, फिर मैं जाकर बैठ गया। अब आधा घंटा वेट करने के बाद 10-15 लोग इकट्ठे हो गए हॉल के अंदर। फिर 4 ना कार्टून अंदर घुसे, चारों ने गर्मी में सूट पहन रखा। गर्मी में सूट, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, नॉन एसी जगह पर गर्मी में सूट। मुझे लगा मैंने दिमाग से पूछा है किस प्रदेश के आदमी है, उनको गर्मी में सर्दी लग क्यों रही है। तभी मेरे दिमाग ने कहा माइंड योर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लगे थे ना, किस काम के लिए आया। मैंने कहा व्यापार समझने को, व्यापार समझ, सूट पजामे पे डिस्कस कर रहा। मैं चुपचाप बैठ गया। तभी पहला कार्टून सामने आया, आते क्या बोलता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे हंसी आ, मैंने कहा पागलों ने जोश का भी बिजनेस चालू कर दिया। अब जोश को नापेंगे कैसे, तोलेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, डिलीवरी कैसे देंगे, मिला कि नहीं मिला डिसाइड कैसे होगा। जोश का भी कोई व्यापार होता है, जोश का भी कोई व्यापार होता है। ये कागज बना रहे हैं, जोश का बिजनेस है। तो मैं हंसी रहा हूं, तब तक पहले कार्टून ने दूसरे कार्टून को बुला दिया और ये कहता रहा ये महान कार्टून आ रहे हैं। दूसरे नंबर का कार्टून पहले वाले से भी ज्यादा भारी, वो आते क्या बोलता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। अरे मैंने कहा पागल, पहले बता तो सही ताली किस बारे में बजानी है। मैं क्या तुझे शकल से ताली बजाने वाला लगता हूं। मेरा ईगो भड़क गया। मैंने कहा तू कितना भी चिल्ला सारा ताली तो बजाऊंगा। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहे मेरे सगे भाई हैं, ताली नहीं बजाने वाले भाई और मैं एक भी ताली नहीं बजा। ये दूसरे कार्टून ने तीसरे कार्टून को बुलाया, तीसरा कार्टून दूसरे वाले से भी बड़ा। यहाँ पर भी कार्टून वाइज ही आए होंगे लोग, छोटे से बड़े होते हैं। तो तीसरे नंबर का कार्टून दूसरे नंबर से बड़ा। अब तीसरे नंबर का कार्टून आके क्या बोलता है, दोस्तों गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा, पर करना क्या है बताना भाई, गाड़ी होगा बंगला होगा। चिल्ला रहा है इतनी देर से और बता तो है नहीं करना क्या है। लास्ट तक भी उसने नहीं बताया कि करना। तीसरे नंबर का कार्टून ने बोला, दोस्तों भाई और बहनों दिल थाम के बैठ जाइए और अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और भारी कार्टून को सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया आपको पता चली गया। सबसे लास्ट में तो भारी होगा, उसको लास्ट में बुलाया। तो चौथे नंबर का कार्टून आया और चौथे नंबर का कार्टून ने बोला, थोड़ी देर वो बातें करता रहा, परिचय देता, फिर उसने धीरे से बोला, वो बहुत सम्मानजनक बोल रहा था, ऐसे प्यारा मीठा। उसने बोला, भाई और बहनों आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की सेमिनार समाप्त होगी। अरे मैंने कहा बता तो सही करना क्या, सेमिनार ही समाप्त होगी। मैंने सिर पीट लिया, फिर एकदम मुझे याद आया कि साला मैं आया क्यों। व्यापार समझकर बॉस को बताने के लिए, साला मुझे खुद को ही समझ नहीं आया। अब ये सबके सामने आके मेरे से पूछेगा करूं कि नहीं करूं, साला मुझे क्या पता करना है कि नहीं करना। मैंने कहा मुकेश कोठारी चुपचाप खिसक जा, नहीं तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। मैंने डायरी को लगाया चेहरे के आगे और गायब। घर पे पहुंचा, 2 घंटे तक बॉस को गालियां दी मनी मन में। मैंने कहा साला संडे का 2 घंटा मेरा खराब कर दिया, एक लाइन भी समझ नहीं आई करना क्या। फिर घर पे जाने के बाद बीवी बच्चे मिले, मार्केट घूमने गए, थोड़ी धीरे धीरे भूल गए। सुबह तक एकदम फ्रेश उठे, सुबह उठकर एकदम तैयार होकर ऑफिस पहुंचे। जब ऑफिस पहुंचे तो बॉस मेरी केबिन में आया। ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ। मुझे बॉस की केबिन में जाना पड़ता था, लेकिन आज उल्टी गंगा बह गई। बॉस मेरी केबिन में आ गया और मेरे कंधे पे हाथ रख के धीरे से बोला, मुकेश कल कैसा लगा। अब एक लाइन भी समझ में नहीं आई और मेरे से क्या पूछ रहा कैसा लगा। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा देख टाइम तो खराब हो ही गया, इतना मन से किसी आदमी ने बुलाया, अगर इसको भी बोल देंगे अच्छा नहीं लगा तो ये नाराज हो जाएगा, सैलरी इसी के हाथ में। हमने क्या लेने देना। उसने कहा कैसा लगा, मैंने कहा बहुत मजा आ गया, बहुत सीखने का मौका मिला। अगली बार जब भी ऐसे कार्टून को आप बुलाएं तो मुझे जरूर बुलाएं। बोल जो भी नाम दिया उनका, तो उनके कहा अच्छा लगा अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत क्या अच्छा लगा, वेरी गुड। एक लाइन भी समझ में नहीं कैसा लगा। मैंने कहा बॉस वेरी गुड, बहुत मजा आया। तो बॉस कहता है कोई रिस्क लगी क्या, रिस्क। मैंने कहा रिस्क का नामो निशान, जीरो रिस्क, कोई जीरो रिस्क है ही नहीं। अच्छा कोई टेंशन, मैंने कहा टेंशन शून्य, कोई शून्य टेंशन, कोई टेंशन नहीं। कोई प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं।
तो उसने कहा ठीक है फिर 1500 रुपए दे। मैं कहा 1500 क्यों सर? क्योंकि जिसको भी मजा आता देना ही पड़ता है। मैंने कहा तेरे तो आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई, हम तो उल्टा भी बोल सकते थे। नहीं नहीं भाई बोल दिया 1500 रुपए दे। उस समय ना बॉस को प्लान बताना था ना मुझे बताता था, और बॉस का वर्चस्व था, उसने मेरे से जेब से 1500 रुपए ले लिए और मेरे हाथ में 3 जोड़ी कपड़े दे दिए। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ कपड़े की कंपनी, और मेरा काम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में पूरे इंडिया में कपड़े बेचना, और मेरे बॉस ने आज मुझे ही कपड़े बेच दिए। 3 जोड़ी कपड़े को मतलब बिल्कुल इतना, मतलब कपड़े के बीच में ही रहते थे, कपड़े में कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। मैंने कपड़े की किट को खोल के भी नहीं देखा। उसने कहा 3 जोड़ी कपड़े। अब मैंने कहा यार ठगा गए, बहुत परेशान हो गए, फंस गए। मैंने शाम को जाते वक्त घर पे ले जाएंगे किट को, तो शाम को जब मैं ऑफिस से रवाना हुआ घर के लिए तो स्कूटर पे किट को टांग दिया। जो ही मैंने किट को टांगा मेरे बॉस के वापस वही रील घूमने लगी, जब बॉस ने मुझे 3 कपड़े की जोड़ी दी। अब मेरा दिल और दिमाग आपस में डिस्कस करने लगा। स्कूटर चल रहा है, दिमाग दिल से कह रहा है फंस गया ना, तो दिल कह रहा है अरे यार भाई क्या करता, बॉस है, बॉस को कैसे मना करता, समझना बात को। अरे फिर भी कुछ ना कुछ तो बहाना बना सकता था। अरे मैंने कहा कैसे बहाना बनाता यार, उसके हाथ में सैलरी, हम दोनों झगड़ा कर। इधर दिमाग प्रश्न कर रहा है, इधर दिल जवाब दे रहा है, और स्कूटर चलता जा रहा है। स्कूटर चलते चलते घर के पास पहुंच गया। घर के पास पहुंचते ही मेरी बीवी मुझे दूर से ही नजर आ गई। मेरा दिमाग गायब। अब दिल बच गया, क्योंकि मुझे तुरंत याद आया कि मेरी बीवी ने मेरे से सुबह सुबह 60 रुपए मांगे थे, और मैंने उसे कहा डार्लिंग अभी पैसे नहीं है, सैलरी आने पर देंगे। अब डार्लिंग को अगर ये पता चल गया कि मुझे 60 के लिए मना करके गया है और 1500 के खुद के लिए खरीद के लाया, तो मेरी डार्लिंग मेरे पूरे खानदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने पेश करेगी और कहेगी मर गए सब। मैंने कहा यार भाई साहब तो भारी काम हो जाएगा, ये तो दिखाना नहीं है किट। मैंने बीवी के इधर देखते ही किट को वेंटिलेटर पर फेंक दिया। इसने फेंकते हुए देख लिया और लेकर भाग गया। मेरी किट ही मेरे पास नहीं है और मैं भाषण दे रहा हूँ आपको। अभी भी भगवान पर बिलीव नहीं हो रहा था आपके ऊपर। अच्छा, अब मैं शाम को जाके देखा तो किट गायब। जब किट गायब तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से साली किट आई, वो भी गायब हो गई, साला किस्मत कैसी बना दी जंडू भगवान ने, है ना। मैं बातें करने लगा, खूब गालियां दी बॉस को, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। बार बार लग रहा है साला 1500 रुपए गए भी से और सामान भी नहीं आया। रात को 2 बजे जाकर मैंने दिल को समझाया, होता है बड़ी बड़ी सिटियों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। अरे क्या किट से क्या मर जाएगा, क्या तुम 1500 रुपए से क्या जिंदगी चल जाएगी, छोड़ देना, भूल जाना छोटी मोटी, ऐसे करके समझाया। रात को 2 बजे शांत हुआ, फिर मुझे नींद आई, मैं सो गया। अगले दिन तक तो मैं भूल ही गया। जब मैं भूल गया तो मैं सुबह अगले दिन फिर ऑफिस गया। तीसरे दिन तो मेरा बॉस मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं उसकी प्रेमिका। आपकी टीम में भी जो कोई किट लेता था आपको बहुत प्यारा लगता है, तो मेरा बॉस जैसे मुझे ये सब मुस्कुरा कर देख रहा है। मैंने कहा इसको हो क्या गया, और मुझे इशारा कर रहा है 11 बजे मिलेंगे। इसको क्या हो गया, चलते चलते रास्ते लंच में मेरा बॉस मेरे पास आया और मुझे धीरे से कहने लगा, मुकेश जब तूने किट ली ना वो छोटी मोटी किट नहीं है, गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तेरी हो, गांव का सबसे बड़ा बंगला तेरा होगा। इसीलिए आज रात को 8 बजे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी। बड़े बड़े व्यापारी आए जो व्यापार करने के गुर सिखाएंगे। 20 रुपए का एक पास है, टिकट है। बड़ी मुश्किल से मेरे को 2 टिकट मिले। मैंने अपनी अप्लाई से 2 टिकट छीन कर ले लिए, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में कोई जाए न जाए 2 जरूर जाएंगे, एक मैं एक तुम। तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं, तेरे बारे में इतना विश्वास रखता हूं, इसलिए तेरा टिकट भी लेकर आया हूं, चलेगा ना। मैंने कहा यार अब इसको क्या बोले। तभी मुझे याद आया कि हम तो इंसान हैं, इंसान के पास ऐसी पावर है जो पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है। जैसे गधा जो सोचता है वही करता है, बंदर जो सोचता है वही करता है, लेकिन इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। ये पावर केवल इंसान के पास ही, पृथ्वी में और किसी के पास नहीं। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला आएगा ना शाम को 8 बजे। मैंने कहा बॉस आप बुलाएं और ऐसा कैसे हो सकता है बॉस, 100% आएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगा। मन में सोच रहा हूँ साले एक बार बुलाया था तो 1500 रुपये लिए जी नहीं भरा क्या तेरा बाप भी बुलाए तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं।
मन में सोच रहा हूँ जाऊंगा नहीं, मुंह पर बोल रहा हूँ आप बुलाएं और हम ना आए। ये चलता रहता है हमारा, ऐसा करते रहते हैं, ऐसा आप सब लोग करते हैं, होते हैं। मतलब ये हमारी बहनें तो ये रोज रात दिन का काम करता है इनके। माफ करना भाई, आप मेरी बहन है, लेकिन आप ऐसा करते हैं। आपके जितना झूठा पूरी पृथ्वी पर कोई है। आपके भी यार भैया ऐसी किसी बात बोल रहे हो, मुझे पता है कि मैंने बहुत बात घटिया बोली है, इतनी घटिया बात नहीं बोलनी थी, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आप कैसे करते हैं। जैसे आपकी एक सहेली जो नई साड़ी लेकर है और साड़ी पहनकर आपके पास आई है, उसकी शक्ल और साड़ी का कलर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात डायन आई, लेकिन फिर भी वो साड़ी पहनकर ऐसे हिलकर कहती है कैसी लग रही हूं, सच बताना भगवान की कसम, आपको क्या बोलते हैं? आप क्या कहते हो? अब वो ना इतनी चढ़ जाती है कि वो पूरे दिन भर पहने पहने घूमती उसको, और उसको कहते हैं कहां से लेकर आए और नाम और बता के जाना। उसको इतना चढ़ा देते हैं कि वो पागलों की तरह पूरे दिन भर कर वही पहनती, कोई भी फंक्शन में वही पहन लेती, जो वास्तव में अच्छी नहीं लग रही है, पहनती। सही कह रहा हूं बिल्कुल। तो हम ऐसा करते हैं, हमें लगता है कि साला साड़ी इसकी, पेन इसने रखी है, पैसे इसके लग रहे हैं, मेरे बाप का क्या, अपने क्या लगता है, इसको क्यों नाराज करना है, इसको कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है। और हम टूट पे हम कहते हैं इसको नाराज थोड़ी करते, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं जाता भी नहीं जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो अगले दिन पूछेगा, फॉलो करेगा, अरे यार तेरा इंतजार किया, 20 रुपए का भी पास लग गया, क्यों नहीं आया। मैंने कहा बॉस आना चाहता था, बहुत मन में इच्छा है, आप बुलाएं और हम ना आए, कैसे संभव है। बातें करने में तो होशियार था, मार्केटिंग का आदमी। मैंने कहा बॉस आना चाहता था, घर से बाहर निकल गया था बॉस, स्कूटर बाहर निकाल दिया था, लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ। आसपास हमने मैकेनिक को तलाशा तो 8 बजे दुकानें बंद हो चुकी। बॉस 5 किलोमीटर का सफर था, पैदल आया नहीं जा सकता था। अब बताओ बॉस, मेरी कोई गलती है तो बताओ। बॉस को पता था मैं झूठ बोलता हूं। तुम जब झूठ बोलते हो तो अपने आप को शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय समझने की गलती मत करना कि एक्टिंग करनी है। सामने वाले के पास सेंसर है जो तुम्हारे चेहरे को देखकर ही बता देता है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। आपके सामने कोई झूठ बोलता तो आपको पता चलता नहीं चलता। लेकिन हम सोचते हैं यार क्यों लफड़े में फंसे हैं यार, अगर ये झूठ बोलने से खुश है तो होने दो। तो हम झगड़ा नहीं करते बात बात पर, हम कुछ चीजों को सहन कर लेते हैं। तो मेरे बॉस को पता था मैं झूठ बोल रहा हूं, तो भी मेरा बॉस है ना मुझे ऐसे बता रहा था कि मैं सच मान रहा हूं, क्योंकि उसे पता है कि रिलेशनशिप खराब करूंगा तो आगे इनवाइट नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा स्कूटर, हाँ यार स्कूटर का तो क्या कर सकते, ये तो मशीनरी है, कभी तेरी खराब कभी मेरी खराब। मुकेश तुझे पता है 3 महीने पहले मेरा स्कूटर बंद हो गया था, मैं जब मैकेनिक के पास ले गया था तो इंजन सीज, 3000 रुपए लगे थे, 3000। तू तो बड़ा खुश नसीब है कि तेरा केवल खराब ही, मेरा तो सीज हो गया। अब देख इसमें तो तेरी कोई गलती नहीं, चल होता है कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है। अब आज को तुरंत इन्विटेशन देना है तो पीछे की बात को खत्म करना पड़ेगा। तुम पीछे वाली बात पे झगड़ा करते रहते होते हैं, झूठ बोल रहा झूठ बोल रहा झूठ बोल रहा, अब आगे सुनता ही नहीं, क्योंकि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है, आज तो आएगा। मैंने कहा सर आज तो 100% डेफिनेटली ओके। जाता नहीं था, अगले दिन क्यों नहीं आया। मैंने कहा सर वो बीवी की तबीयत खराब है। उसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी वो सीरियसली पूछ रहा, भाभी जी की कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। देख भाई, एक लेडी जो ना पराई घर से आपके घर पर आती है तो पति का फर्ज होता है, और किसका फर्ज होगा बता भाई। आज है ना मेरी नजर में तेरी इज्जत बढ़ गई, इंसान हो पति हो तो तेरे जैसा, वेरी गुड डिसीजन। बीवी की तबीयत खराब होना घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज भी है, आज आएगा, यस सर। अगले दिन क्यों नहीं आया। मैंने कहा सर आना चाहता था, मेरी तबीयत खराब है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, वेरी गुड डिसीजन। मीटिंग तो आज ही। अब मुझे रोज इनवाइट करता, मैं रोज बहाने बनाता, 5-7 दिन बाद तो मैं पागलों जैसा हो गया।
मैं ना सुबह उठते ही मेडिटेशन करता था, अब सुबह उठते ही सोता था आज क्या बहाना बनाऊं। मेरे सपने में मेरा बॉस आने लगा। मैं जो ही गहरी निंद्रा में सोता, मेरा बॉस मेरा हाथ पकड़ के कहता चल मीटिंग में चल। तो मैं नींदों में कहता था बॉस मैं बहुत बिजी हूं। तभी बीवी कहती तुम कहां बिजी हो, तुम तो सो रहे हो। दिमाग का दही कर दिया मेरे बॉस ने, लेकिन वो मेरी बात को सच मान रहा था, मतलब बताने के लिए। 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद बॉस को पता था कि अब टेक्नोलॉजी सक्सेस होने वाली है, तो बॉस ने मुझे लैंडलाइन पे कॉल किया। उस समय मोबाइल होते नहीं थे। लैंडलाइन पे कॉल किया, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग बॉस। अरे तेरे घर के बाहर से निकला था, कोई आवाज वगैरह नहीं आ रही थी, लाइटें बंद थी, ड्राइंग रूम में खाली था, कोई आज घर पे मेहमान तो नहीं आया? मैंने कहा बॉस आज तो कोई मेहमान नहीं आया। स्कूटर कैसा है? मैंने कहा सर स्कूटर आज ठीक है। ओके, तू और तेरी बीबी दोनों गार्डन में दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक ही है? मैंने कहा दोनों की तबीयत ठीक है, आ जा। अब मैं फंसा। मैंने कहा साला आज तो इसने सारी बातें पहले पूछ ली। अगर मैंने बहाना बनाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और पूरी 15 दिन की मेहनत खराब। आज भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं, उनकी शक्ल से लग रहा है कि इनको किडनैप करके लाया है। आना नहीं चाहता। संडे है और इतने दिन से बोल रहा है, अब क्या करूं? तो सोचा कि यार 5-7 मिनट के लिए जाके आ जाएंगे, शक्ल दिखा के आ जाएंगे यार, अब नहीं तो रिलेशनशिप भी खराब हो जाए। तो मैंने कहा यार आज तो जाना जरूरी है, और सोच के गया था कि संडे है, बीबी को बोल के रहा कि आधा घंटे बाद तैयार है ना, मैं अपन फिर मार्केट चलेंगे। अब मैं वहाँ चला गया तो काउंसलिंग फंक्शन चल रहा। ये सेमिनार नहीं थी, 9 आदमी मेरी टीम ने अपलाइन ने ज्वाइन कराए थे, 9 के 9 बैठे थे। 90 नंबर पे मेरा बॉस सबसे पहला प्रश्न मेरे से पूछता है, मुकेश अमीर बनने का क्या प्रिंसिपल है पता है? अमीर बनने का क्या सिद्धांत है पता है? मैंने चौंक कर बोला, मैंने कहा सर नहीं मुझे पता नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत होता है? मैंने कहा यार किसी किताब में नहीं पढ़ा, साला बीकॉम तक की पढ़ाई कर ली, अमीर बनने का ऐसा इंपॉर्टेंट सिद्धांत कहीं लिखा हुआ है? तो बॉस ने कहा चिंता मत कर, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं बताता हूं। अमीर बनने का एक सिद्धांत है, दूसरा बना ही नहीं। और जिनको पता है वो सब अमीर है, और जिनको पता नहीं है वो 99% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। 99% लोगों को लगता है कि अमीर दिमाग से बना जाता है। हेलो, क्या लगता है? और 1% जो लोग हैं ना, उनको लगता है अमीर दिमाग से तो बना जा सकता है, लेकिन खुद का दिमाग जरूरी नहीं। ये क्या कंफ्यूजन मैंने पैदा कर दिया। 99% जो नाकामयाब लोग हैं उनको लगता है कि अमीर दिमाग से बना जा सकता है। जो 1% कामयाब है उनको भी लगता है कि अमीर दिमाग से बना जा सकता है, लेकिन खुद का दिमाग होना जरूरी। अब एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना, तो हो सकता है वहां तक आपके पहुंच जाएगा, दिल तक तो दिमाग में फिट हो जाएगा। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के जो फाउंडर हैं उनके नाम निकालिए। अब जो ही गूगल पे सर्च करोगे तुरंत निकल जाएगा। और मजे की बात यह है कि इसमें जिस भी बड़ी कंपनी का नाम आपने सुना है, चाहे वो इलोन मस्क हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स हो, कोई भी हो, सब 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। फिर उनकी हिस्ट्री निकालना, एक भी आदमी 100 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कभी अपनी स्कूल का भी टॉपर रहा। एक भी ऐसा नहीं है, 100 में से 100 एक भी कभी स्कूल का टॉपर नहीं रहा है। और दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटी के जो भी टॉपर होते हैं वो उन्हीं 100 के यहां पर काम करते हैं जो कभी खुद टॉपर नहीं है। अमीर आदमी को दिमाग से काम करवाने की कला पता है। वो समझता है कि मेरे अंदर दिमाग हो या ना हो, दिमाग को मैं अपने पास रख सकता हूं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आज बात को क्लियर करता हूं ताकि समझ में आए। धीरूभाई अंबानी जब 65 की एज में डेथ हुई तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य था उनका।
शुरुआत कहां से की? जीरो से। एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुए, बचपन से ही पैसों के प्रति बहुत लगाव था, व्यापार के प्रति बहुत लगाव था। छोटे थे तब भी पार्ट टाइम काम करते थे, पैसा कमाते थे। एक वैकेंसी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप लगा रही। उस समय ऐसे ऑटोमेटिक मशीनें नहीं होती थी, कैलकुलेटर से हिसाब करना पड़ता, कैलकुलेटर में नहीं होता था, हिसाब करना पड़ता था। तो गणित में परफेक्ट आदमी चाहिए होता। तो वैकेंसी थी कि 8वीं पास व्यक्ति की जरूरत है जो हिसाब किताब कर सके। 3 साल तक उसे आने नहीं दिया जाएगा इंडिया में वापस, खाना खर्चा सब कुछ फ्री मिलेगा, 400 रुपए सैलरी। जब इंडिया में 50 रुपए सैलरी होती थी तब वहां पर 400 का ऑफर था। धीरू भाई अंबानी इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने अपना नाम लिखा दिया बिना माँ बाप से पूछे और जिद करके चले गए 3 साल के लिए। 3 साल में जितनी सैलरी मिली सब बचत करके लाए, क्योंकि खाना कपड़ा रहना तो फ्री था। सारा पैसा लेकर आए और उस जमाने में वो 10,000 रुपए इकट्ठे करके ले आए, 10-15 हजार रुपए। जब 10-15 हजार रुपए लेकर आए तो उस समय बड़े से बड़ा कारोबार 10-15 हजार में हो जाता। अब वो 10-15 हजार रुपए लेकर आ गए, लेकिन उनके साथ चैलेंज था कि वो पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हुआ, उन्होंने खुद 8वीं पास और अपना सेक्रेटरी रखा MA BEd और उसकी सैलरी थी 100 रुपए। जब इंडिया में सबको 50 मिलती थी, उसको 100। अब धीरू भाई अंबानी उनसे कहते थे ये अकाउंट कैसे खुलेगा, ये गारंटी कैसे होगी, ये लाइसेंस कैसे मिलेगा। अब काम धीरू भाई अंबानी का हो रहा है, लेकिन काम धीरू भाई अंबानी नहीं कर रहा। धीरू भाई अंबानी ने एक दिमाग अपने पास रखा और दिमाग से वो काम कराने लगे और उन्हें अल्टीमेट इतनी सफलता मिली कि उन्हें सीक्रेट समझ में आ गया कि दिमाग लेके आया जा सकता है और वो 65,000 करोड़ के मालिक बन गए। अंतिम वाक्य में क्या लिखते हैं कि इंडिया में कोई अमीर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही अमीर बनना सबसे आसान है। क्योंकि अमीर बनने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग चाहे किसी का भी हो। वो अपने 50 आदमी की टीम रखते थे। उस समय ग्रेजुएट का जमाना, इंटरनेट का जमाना नहीं था। 50 जासूसों की टीम थी और 4 IIT की कॉलेज थे पूरे इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, खड़गपुर। 4 IIT कॉलेज थे और IIT का बहुत टफ एग्जाम था वर्ल्ड का। मतलब IIT निकलना उस जमाने में मतलब एक टैलेंट की हद है, कितना टैलेंटेड आदमी केवल IIT निकलता था। तो धीरू भाई अंबानी 50 आदमी की टीम रखता था और उसमें ध्यान रखता था कि जो भी टॉपर आए ना, उसकी पूरी कुंडली खंगाल, सब लोगों, सब चीजों का पता लगाओ, उसके मोहल्ले में किसके पास टेलीफोन है वो भी पता होना चाहिए। और जो भी टॉपर होता था ना, उसको धीरू भाई अंबानी डायरेक्ट कॉल लगाता। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, हार्दिक बधाइयां IIT मैकेनिकल में खड़गपुर टॉप करने के लिए। मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूं, आपको बहुत बहुत बधाई के साथ एक ऑफर देना चाहता हूं। हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, आपके जैसे नए होनहार इंजीनियर्स की हमें जरूरत है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? डायरेक्ट ऑफर, फोन पर, नो पेपर, नो किताब। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पता था कि ये इतना डेवलप्ड आदमी है, इसका दिमाग इतना परिपक्व हो चुका है, तभी तो टॉपर बना। ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा, ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता, इसलिए टॉपर है। ये मुझे अभी बोलेगा सर मुझे 3 दिन का वक्त दो, सोचकर बताता हूं, मैं आपको तुरंत संपर्क करूंगा। ये पढ़े लिखे आदमी देखना हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। धीरू भाई अंबानी को पता था ये बोलेगा और धीरू भाई अंबानी को ना सुनना पसंद ही नहीं था। धीरू भाई अंबानी हमेशा प्लान नंबर 2 साथ रखता था। उसे पता ये बोलेगा, सोचकर बताऊंगा। तो धीरू भाई अंबानी कहते थे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताना। लेकिन सर मुझे पता नहीं था ना, तो मैंने आदमी भेज दिया था, सर पीछे घूम के देखो ना। और वो टेलीफोन पे पीछे घूमता तो आदमी पहले खड़ा ब्लू कलर के। सर उसके हाथ में 3 लिफाफे। पहले लिफाफे में दिल्ली से मुंबई बिजनेस क्लास का एयर इंडिया का टिकट, दूसरे लिफाफे में होटल ताज कोलाबा बुक कराया गया आपके लिए एग्जीक्यूटिव सूट, तीसरे लिफाफे में 30,000 है, क्योंकि इंटरव्यू आने जाने और इंटरव्यू देने में 3 दिन टोटल खराब होंगे, तो 10,000 रुपए पर डे का भी उसमें रख दिया है। अब बोलो आएंगे क्या? अब पढ़ा लिखा आदमी हर जगह सोचता नुकसान फायदा, विजन नहीं सोचता। बिजनेसमैन विजन सोचता है, नुकसान फायदा नहीं, आगे क्या फायदा होगा।
और पढ़ा लिखा आदमी अभी का क्या फायदा नुकसान है उसके बारे में सोचता। धीरू भाई अंबानी को पूछता था आएगा क्या, तो वो बच्चा सोचता था साला पिताजी भी कभी फ्लाइट में नहीं बैठे, ताज कोलाबा में कभी रहने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 3 दिन के 30,000 मना भी कर देंगे तो 30,000 अपने। ओके सर मैं आ रहा हूं, ओके सी यू, कल मिलते हैं, अगले दिन इंटरव्यू पे। अब धीरू भाई अंबानी के सामने कमिंग सर, वो कहा आ जाओ, बिठा दिया सामने। अब धीरू भाई अंबानी 15 मिनट तक कुछ पूछे ही नहीं, वो देख देख के मुस्कुराए, कभी इधर से देख के मुस्कुराए, कभी इधर से देख के मुस्कुराए, तो उसको शर्म आ गई। उसने कहा सर इंटरव्यू शुरू करो ना सर, कुछ पूछो। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा मैं तेरे से क्या पूछूं, तेरे से तो सरकार हर साल पूछ रही, तो तू हर साल ही टॉप पर आ रहा है, अब मैं तेरे से पूछकर क्या करूं, और पूछ भी लिया गलती से तो तूने जवाब दिया वो सही है कि गलत कैसे पता चलेगा। इसलिए भाई मेरे को तेरे से कुछ नहीं पूछना, मुझे एक लाइन में जवाब दे कितने लेगा। अब जो पहले जो टॉपर होता है ना वो सब चीज का एनालिसिस करके जाता है कि पहले टॉपर को कितना पैकेज मिला था, वो भी उनकी जानकारी होती। तो पहले वाले पैकेज को 3 लाख का पर मंथ का पैकेज मिला था, तो वो क्या सोचता साला में 4 मांगूंगा ताकि 3.5 तक सेटल हो जाए, इतनी बार्गेनिंग पावर सेव करके जाते हैं। तो उसने बोला सर मैं करने के लिए तैयार हूं लेकिन 4 लाख से कम नहीं लूंगा। तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं हम 5 से कम तो देते ही नहीं, डन। कब ज्वाइन करोगे? धीरू भाई अंबानी को पता, मैं पूछूंगा कब ज्वाइन करोगे, तो बोलेगा 15 दिन का टाइम दीजिए। धीरू भाई अंबानी को इंतजार करने की आदत नहीं, वो पेपर नंबर 2 तैयार रखते थे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। 15 दिन बाद कैसे ठीक रहेगा, धीरू भाई अंबानी आगे को बोल रहे और हाँ सर ठीक रहेगा, हाँ 15 दिन बाद करो। लेकिन एक कंपनी की हमारी स्कीम थी कि अगर आज ज्वाइन कर लो, 14 दिन की छुट्टी ले लो तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी। तो सर आज ही ज्वाइन करा दो। धीरू भाई अंबानी तो चाहता ही था कि आज का आज एग्रीमेंट होना चाहिए कि यहाँ से अगर चला गया तो दूसरी कंपनियां पीछे पड़ जाएगी। गडान इससे एग्रीमेंट कराओ, ठीक है कल पहला दिन है आपका, आइए। अगले दिन वो पहुंच गया, यस सर मेरा क्या रोल है मुझे बताया जाए। अगर तेरा क्या रोल है मुझे पता नहीं है, मुझे तो एक बात पता है 5 लाख दिए, 1 साल का वक्त देता हूं, 500 लाख वापस कैसे आएंगे तुझे बताना। सही बात। सेक्रेटरी इधर आओ, इसको एक प्राइवेट जेट दो, प्लेन एरोप्लेन दो उसको पर्सनल, 50 आदमी की इंटेलिजेंस की टीम दो, इसकी क्या सैलरी देता है खुद फाइनल करेगा, मुझे कोई लेना नहीं। कोई भी आदमी 1 साल तक इस आदमी से हिसाब नहीं मांगेगा, तेरी इच्छा है जो कर, तेरे को इच्छा है जो करना, लेकिन मुझे 1 साल बाद रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे 500 लाख का फुल प्रूफ प्लान चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। धीरू भाई अंबानी सो गया, एक आदमी को जगा दिया, अब वो रात भर नींद नहीं निकाले। काम कैसा, कहीं पे भी घूम, कुछ भी कर, घूमना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया, वर्ल्ड को घूमना चालू किया, वर्ल्ड की क्या कमियां हैं, क्या एडवांटेज है, इंडिया का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, एनालिसिस कर करके उसके मन में एक रिपोर्ट आई और उसे एक फुल प्रूफ प्लान धीरू भाई अंबानी के सामने 1 साल बाद रखा और धीरू भाई अंबानी को कहा ये लो। धीरू भाई अंबानी ने देखा, उस पर लिखा था द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरी, हाईटेक रिफाइनरी, जिसमें दुनिया का खराब से खराब क्रूड ऑयल भी रिफाइन किया जा सके। धीरू भाई अंबानी ने पहला प्रश्न किया है, ये लाया है, ये क्या बड़ी बात है, ये तो पैसे से लगती है, कोई भी लगा लेगा। तो कहा नहीं सर, पॉइंट नंबर 2 पे देखिए। पॉइंट नंबर 2 पे लिखा था कि दूसरी रिफाइनरी और हमारी रिफाइनरी में क्या अंतर है। दुनिया का 60% कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज के पास है, कितना परसेंट? 60। और उनके पास शोधन की क्षमता केवल 5%। इसलिए दुनिया में क्रूड तेल को इधर से उधर भेजा जाता है और 3 रुपए की कॉस्टिंग पर लीटर पर आती है भेजने की, और तैयार तेल पर 1 रुपए का मार्जिन है, 3 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन है। गल्फ कंट्री से हमारी सारी समुद्री सीमाएं टच होती है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ में जाकर 2 पाइपलाइन डाल दें, एक कच्चा तेल आने की, एक तैयार तेल जाने की,
तो 3 रुपए हम बचा लेंगे। मार्जिन 1 रुपए का है और हमारा मार्जिन हो जाएगा 4 रुपए। हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। हमारे ऊपर कोई डंका नहीं बजा सकता, हमारे ऊपर कोई जा नहीं सकता। धीरू भाई अंबानी को पूरी बात समझ में आई। इस बात में बहुत गहराई छिपी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट समुद्र के अंदर डालने का था, जिसमें बहुत टफ बात थी और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होना था। धीरू भाई अंबानी ने हाथ में कैलकुलेटर लिया। उसने कहा कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 70,000 करोड़। उस समय भारत सरकार का बजट था 4 लाख करोड़। 70,000 करोड़। धीरू भाई अंबानी ने फिर भी धक्का नहीं लगाया दिल को और उसने बोला ठीक है, अगर मैं 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठे भी कर लूं तो मुझे एक बात बता, ये रिफाइनरी कितने साल में फ्री हो जाएगी? उसने कहा सब प्लान के मुताबिक रहा तो 4 साल दीजिए सर। 4 साल के बाद ये सोना उगलने वाली रिफाइनरी बन जाएगी और 4 साल में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया सब फ्री हो जाएगा। धीरू भाई अंबानी ने कहा डन, मैं करता हूं अरेंजमेंट पैसे का। सेक्रेटरी इधर आओ, नई एक रिफाइनरी गठित करो और उसका सीईओ शर्मा जी को बनाओ। शर्मा जी, पहले आपकी सैलरी 5 लाख थी, आज से हम 15 लाख रुपए कर रहे हैं। शर्मा जी, ये इंटरनेशनल लॉ क्या होता है मुझे पता नहीं है, आप ही पता लगाओ। कैसे परमिशन लगती है आप ही पता लगाओ। पाइपलाइन कैसे बनेगी आप ही पता लगाओ। कौन सी मशीनरी जिसमें हाईटेक चाहिए वो आप ही लेकर आओ। आप देख लीजिए अपने हिसाब से। और भैया ये जो भी पैसे मांगे इनको दे देना, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर वो सोने चला गया एक आदमी को जगा। अब वो आदमी आईआईटी का टॉपर, उसने धीरू भाई अंबानी के प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया और 98-99 में वो वर्ल्ड टॉप रिफाइनरी चालू हो गई। उस रिफाइनरी का पिछले साल की इनकम है 1,15,000 करोड़। आइडिया कहां से आया? 5 लाख से। धीरू भाई अंबानी के पास दिमाग था ना? क्या उसने दिमाग वाले रखे? हाँ। आप अमीर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आप अपने दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यस। दुनिया का एक भी अमीर आदमी नहीं जो खुद के दिमाग से अमीर बना हो। ये जितने भी अमीर आदमी आप देखते हैं उनके पास वर्ल्ड की टॉप लीडर की टीम रहती है। इलोन मस्क कभी क्लास का टॉपर नहीं रहा, लेकिन जो भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं वो इलोन मस्क की कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और इलोन मस्क केवल अपना विजन बताता है, मुझे ऐसा करना है, कैसे होगा तुम डिसाइड करो, मुझे करना है, मुझे ना नहीं सुनना। उसने कह दिया कि मैं एक ऐसे मिशन पर चलना चाहता हूं जिसमें लोगों को अंतरिक्ष दिखाऊं, चांद दिखाऊं। लोगों ने कहा सर ये भी कोई बात होती है कि अंतरिक्ष दिखाने की चीज है क्या सर? उसने कहा चाहिए तो चाहिए, और स्पेस एक्स मिशन बना दिया और अभी से बुकिंग होना चालू हो गई और वर्ल्ड लार्जेस्ट अंतरिक्ष की कंपनी बन गई। ये विजनरी लोग होते हैं, ये मन में सोच लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज से संतुष्ट होंगे, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। और वो ऐसे दिमाग वाले आदमी की टीम अपने पास रखते हैं कि वहां तक उनको वो पहुंचा ही देते हैं। अब एक ही तरीका है अमीर बनने का, अगर खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करोगे नहीं बने, क्योंकि आप जिस जगह पर काम कर रहे हो उसमें आपसे ज्यादा दिमाग वाला आदमी हमेशा आपसे ऊपर रहेगा। आप टीचर हैं और कलेक्टर आपसे ऊपर है तो कलेक्टर आपसे ऊपर ही रहेगा, टीचर के नीचे कभी नहीं आके काम करेगा। इसलिए ज्यादा दिमाग वाला आदमी ऊपर, कम दिमाग वाला नीचे। अमीर बनने के लिए हमारे नीचे हमारे से ज्यादा दिमाग वाला आदमी चाहिए। अब एक ही तरीका है, या तो धीरू भाई अंबानी वाला तरीका है जो रिस्की है, जिसमें लाखों में से एक सक्सेस होता है, और एक तरीका है दूसरा मुकेश कोठारी की आरसीएम वाला, जिसमें आपसे ज्यादा दिमाग वाले आदमी आप अपने नीचे की तरफ अपॉइंट करते हैं। मैंने काम करना चालू किया, काम करते करते मेरी टीम में आए डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, डबल एमए बीएड पीएचडी। क्या क्या डिग्रियां उनकी? डबल एमए बीएड पीएचडी। इतना पढ़ने का क्या फायदा, काम तो हमारे नीचे कर रहे हैं। अब हम हैं बीकॉम, हमारे नीचे डबल एमए बीएड पीएचडी। अब हमारी प्रोग्रेस रुकने वाली है। बस साहब ने काम करते करते उनकी टीम में आए श्री चंद अत्री, द लेक्चरर मैथमेटिक्स। इतना पढ़ने का क्या फायदा, काम तो हमारे।
आज हमारी टीम में हजारों की तादाद में MBBS डॉक्टर, हजारों की तादाद में इंजीनियर, हजारों की तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट, हजारों की तादाद में बड़े बड़े मैनेजर काम करते हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले काम करते हैं, और हमें सिंपल बीकॉम 10th डिवीजन 3rd डिवीजन बाय ग्रेस। लेकिन हमने हमारी टीम में ऐसे आदमी को फिट कर दिया कि वो जब जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे हमारी जिंदगी का टोल टैक्स देकर जाएंगे। कोई तरीका नहीं है उनके पास। जब ये बात समझ में आई तो मेरा दिमाग अलर्ट हुआ। मैंने कहा यार बात चाहे कैसी हो, बात एकदम सच क्या है। तो उसने मुझे दूसरी बात बताई, दुनिया के काम और इस काम में अंतर है। दुनिया में दूसरा आदमी तुम्हारे अधिकार को खा सकता है, जो भी पावरफुल आदमी होता है ना वो तुम्हारे गरीब आदमियों के अधिकार को खाएगा, लेकिन यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अधिकार कोई खा नहीं सकता। क्योंकि सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि तुम अगर एक बार ज्वाइन हो गए तो तुम्हारे ऊपर कोई ज्वाइन नहीं हो सकता। अब होंगे तो नीचे ही होंगे। ऊपर चाहे देश का प्रधानमंत्री भी कहे कि मुकेश कोठारी के ऊपर ज्वाइन होना है, रास्ता ही नहीं, नीचे ही ज्वाइन होना पड़ेगा। और जब मुझे बात समझ आई तो मैंने तुरंत कहा सर मैं करूंगा काम, आज से करूँ और मैं करके बताऊंगा। और मैंने फुल प्लेस पागलों की तरह, दीवानों की तरह प्लान बताना चालू कर दिया। प्लान बताना आता ही नहीं। अब हम जो इस पूरी मीटिंग में समझे हैं या समझेंगे, आप बाहर जाकर थोड़ी समझा पाएंगे। आप क्या कंक्लूड करेंगे बात को, और ऐसी कंक्लूड करके ऐसा डायलॉग बोलेंगे कि सामने वाले को 15 मिनट तक हंसी आएगी आपके ऊपर। ये क्या बोल दिया ऐसे। तो मैं सारी चीज को कंक्लूजन करके प्लान बता रहा था। दोस्त के पास गया, दोस्त को जाते ही बोला करोड़पति बन जाओगे। पहली लाइन करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों ने कहा पहले तू बन के बता, फिर देखते हैं। सारे दोस्तों ने मिलकर सारे एक दूसरे, मैंने कहा सर आप क्या करें। तभी दिमाग में आया कि यार जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें मना नहीं करते, कर ही नहीं सकते, उनकी औकात ही नहीं। मेरे मन में चलता है वो है जीजा साले। मैंने कहा उनके साथ चलते हैं। तो हम अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचे। मैंने कहा करोड़पति बन जाओगे, 1500 रुपए दो। तो उसने कहा जब करोड़पति बन ही रहे हैं तो 1500 रुपए करोड़ में से काट लेना। एक ने भी पैसे नहीं दिए, नो ज्वाइनिंग कराई। करो 13,000 सैलरी, नो ज्वाइनिंग कराई, पूरी सैलरी वहां घुस गई। सारा दिमाग ही खराब हो गया कि पूरे महीने का बजट ही भारी पड़ गया। एक का ही पैसा नहीं आया, एक का ही पैसा नहीं आया। तो फिर हमारी बीवी ने हमें थोड़ा भड़का, बना दिया ना उल्लू तुम्हारे बॉस ने। तो अब हम हमारे पंप भराओ तो हम बॉस से लड़ने के लिए पहुंचे। मेरा बॉस हम तो भोले आदमी, आपकी बात को एक बार मानते, अब हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। बॉस ये आपको देने पड़ेंगे 9 किट के पैसे। बॉस ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, प्लान बताना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैंने कहा बताता हूँ प्लान। क्या बताता? मैंने कहा जाते ही कहता हूँ धुआंधार प्लान, जाते ही कहता हूँ करोड़पति बन जाओगे। मैंने कहा पागल, ऐसे थोड़ी प्लान होता है। मैंने कहा सर कैसे होता है बताओ। और मेरे बॉस ने मुझे पहली बार बोर्ड पर एक डायग्राम बना के सिखाया, और डायग्राम इस तरह से हिट हुआ दिमाग में, फिर मैं कभी भूखा नहीं। पहले मैंने मेरी इस प्लान को बताने से 100 ज्वाइनिंग हुई दूसरे में, और 100 में से 100 ही आदमी ने आगे होकर पैसा दिया। और प्लान इतना जबरदस्त था कि प्लान बताते बताते आधे प्लान होते होते ही चारों लोग जो सामने होते थे वो झगड़ा करना चालू कर देते थे। पहले भाई साहब पहले मुझे ज्वाइन करो, देखो मैं आपका रिश्तेदार हूं। अरे सर अधिकार तो दोस्त का होता है ना। तीसरा कहता है अरे पड़ोसी किस काम का, रात दिन का, दिन मरने का साथ है, सब झगड़ा करने लग जाते हैं, पहले मुझे ज्वाइन करो। आज 100% ये क्या प्लान बताता था मैं बताने वाला था, लेकिन क्योंकि 45 मिनट का वक्त मैंने दिया था वो पूरा हो गया है। तो मैं अगली बार जब 2-4 साल बाद आऊंगा तब आपको जरूर ये बताऊंगा। जल्दी भूख भी लग रही होगी ना आपको? मैंने खाना नहीं खाना आपको, बता दूं अभी 10-15 मिनट लगेंगे। देखो ठीक है, आप कह रहे हो तो बता देता हूँ। बाकी मेरा प्लान अगले साल का
मैं इसलिए प्लान बताता था, ज्यादा कुछ समझाना आता नहीं था, जाते ही ऐसी एक बोतल बना देता था, ऐसे एक बोतल बना देता। हालांकि बोतल टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ज्यादा अच्छी बनती तो टीचर बन जाता हूँ। इससे ज्यादा अपने से बन भी नहीं पाएगी, ज्यादा मेरे से आशा भी मत करना। बन गई जैसी बन गई, कह दो बोतल है। हाँ, ये खानदानी बोतल, हम सब पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं, यानी जो भी सैलरी आती है उसको बोतल में डालते हैं और पूरे महीने बोतल से खर्च करते हैं। बोतल के नीचे छेद होते हैं, इसे कहते हैं खर्चों के छेद, है ना। जैसे एक साथ 70,000 रुपए आ गए, फिर 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी वाला ले गया, 3,000 रुपए मोबाइल वाला ले गया, 500 रुपए पेट्रोल वाला ले गया, ऐसे धीरे धीरे करके जाते हैं, है ना। और लास्ट में आते आते ये बोतल का पारा धीरे धीरे और लास्ट की तारीख में तो भाई साहब ना, मैं आज भी नौकरी वाले की शक्ल पर देख के बता सकता हूँ कितनी तारीख चल रही। पहली तारीख में तीसरी, चौथी, 5, कॉन्फिडेंस लेवल ही 0 हो जाता है नौकरी वाले का लास्ट तारीख में। लास्ट तारीखों में आकर वो हर चीज को 1 तारीख पे डालता है। अरे 1 तारीख को करेंगे ना, 1 तारीख को करेंगे ना, वो बार बार 1 तारीख की तरफ जाता है। हम सब लोग पैसा कमाते हैं और पूरे महीना खर्च करते हैं। अगर मैंने ये डायग्राम सही बनाया है तो हाथ को ऐसे करके बोलो सही है, सही करते हैं। अब मुझे बताया गया कि कुछ लोग ना अमीर बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो आप में से कई लोग करते होंगे, सेविंग, जिसे हम बचत कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खर्चा कम करके बचत करते हैं। बचत करने से कभी कोई अमीर बना ही नहीं। बचत करने से सिक्योरिटी मिल सकती है, अमीरी कभी भी बचत से हुई ही नहीं। और भगवान की निगाह रहती है कौन बचत कर रहा कौन नहीं कर रहा। जो ही थोड़ी ज्यादा बचत होगी, भगवान तुम्हारे घर में किसी की टांग तोड़ेगा। फिर भाई पर बोतल भाई की वही। हेलो, 20 साल तक बचत करके पैसा इकट्ठा किया, बेटी बड़ी हो गई, शादी की, फिर गाया। ये ऐसी बोतल है, शराब वाली बोतल, जो साली भरेगी ही नहीं। और ये आप क्या भरोगे, आपके पिताजी नहीं भर पाए, दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, इसकी ताकत नहीं कि बोतल को भर दे। सही कह रहा हूं तो आपको ऐसा करके बोलो। अब मुझे बताया गया कि एक अभियान चालू है जिसका नाम है RCM। ये अभियान जो है अभी पेंट पीस लेकर आया है, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट लाएगा। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट लाएगा। 26 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अभी क्या है, अभी 100% प्रोडक्ट घर के आ गए हैं RCM में। 500 प्लस प्रोडक्ट RCM के हैं अभी वर्तमान में, और अभी 25 सालों में 500 आए और अगले 5 सालों में 1500 आने वाले। अभी क्योंकि ग्राहक RCM के पास बहुत है तो प्रोडक्ट लाना बहुत आसान है। पहले हम जब शुरुआत में काम करते थे ना, एक साबुन लॉन्च होता था, उसके लिए भी बड़ा आयोजन होता, बड़ा फंक्शन होता था, उस फंक्शन में प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। अभी कोई कभी अचानक ही कुछ भी डाल देते हैं RCM में, ये कोई नई चीज आ गई, ये कोई नई चीज आ गई। थोड़े दिन बाद पता चला कि आप सुबह उठोगे तो नई चीज, रात को सोओगे तो फिर नई चीज, सुबह उठोगे तो नई चीज, रात को हर रोज हर दिन ऐसा होने लग जाएगा। क्योंकि अब क्योंकि ग्राहक ही तो सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ग्राहक इतने सारे इकट्ठे हो गए तो प्रोडक्ट लाने में क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट तो अब चुटकी का खेल है, मिनटों का खेल है, प्रोडक्ट तो आ जाएंगे। लेकिन मैंने जब चालू किया तो एक प्रोडक्ट था पेंट पीस। मुझे कहा गया आएंगे, आएंगे। तो विजन की बात थी, मैंने लिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट अब तक मार्केट से लेते थे, अब जो भी प्रोडक्ट RCM में आए उसे RCM से लेना है। जैसे जैसे आते जाए आप मार्केट में पैसा खर्च करने के बजाय RCM में लेना चालू कर दीजिए। मैंने 2 प्रश्न पूछे। पहला, क्वालिटी कैसी है? आम आदमी ऐसे ही पूछता है। क्वालिटी पूछने का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। पूछने पर सही नहीं बोला जाएगा। हमारी बहनें जानती है, सब्जी वाली के पास जाकर पूछो सब्जी ताजा है ना, क्या बोलेगी? 3 दिन पुरानी है तो भी। तो पूछोगे तो झूठ ही मिलेगा। मेरे से पूछोगे क्वालिटी कैसी है, मैं तो बहुत अच्छी बोलूंगा, लाखों रुपए की इनकम आती है। नरेश जी से पूछोगे कैसी है, लाखों रुपए की इनकम आती है, अच्छा ही बोलेंगे।
अभी इनकम लाखों रुपए की आपकी, तो अच्छा ही बोलेंगे ना भाई। इसलिए पूछने का नहीं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्वालिटी कैसी है? पिकअप सेंटर पे जाओ, 20 रुपए का बिस्किट आता है, 100% फाइबर का, 100% आटे का, 0 मैदा और कोई पॉम ऑयल और कोई बटर नहीं, 100% राइस ब्रांड ऑयल का। पूरी दुनिया में कोई बिस्किट है ही नहीं। वो बिस्किट खाने के बाद, टेस्ट करने के बाद, और अगर जल्दबाजी में डिसीजन लेना होता तो 3 दिन तक रोज बिस्किट खाओ और पेट को चेक करो कि पेट खराब तो नहीं हुआ, गैस वेस तो नहीं बनी, उसके बाद डिसीजन लेना। कोई जल्दबाजी नहीं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, क्योंकि हमारा शरीर जो टेस्ट करता है वो फाइनल ऑथोरिटी है। क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है, मेडिकल साइंस भी उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपको क्या सूट कर रहा है आपका शरीर तुरंत बताता है। मेडिसिन भी लगती है ना, इंजेक्शन भी नया लगाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी त्वचा पर टेस्ट करता है। इससे बड़ा कोई टेस्टर है, पहले देख करता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। मेलोडी खाओ खुद जाओ। 10-20 रुपए का नहाने का साबुन आता है, 2 दिन में आकर देख लो, ठीक है तो ले लेना, नहीं है तो ले लेना। इसलिए आज के बाद किसी से पूछने का नहीं, क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, महंगा तो नहीं है? जैसे आम आदमी पूछते हैं, महंगा तो नहीं है। अच्छा, महंगा क्या होता है, सस्ता क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? दुनिया की किसी किताब में परिभाषा लिखी नहीं। अगर किसी ने किसी MBA तक भी पढ़ा है तो बताओ, महंगा किसे कहते हैं, सस्ता किसे कहते हैं? महंगे और सस्ते की कोई परिभाषा बनी ही नहीं। महंगा और सस्ता का सीधा सीधा मतलब है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके प्रश्न पूछता हूं। एक कार है 4 करोड़ की और एक कार है 4 लाख की, कौन सी महंगी है? बोलो ना यार। 4 करोड़ की महंगी है। यस सर। तो फिर वो बिकती क्यों है? आप तो फिर महंगी खरीदता, उसका तो और नंबर लगाना पड़ता है, आज ले वो तो 15 दिन बाद मिलेगी। एक तरफ आप कहते हैं 4 करोड़ की महंगी है, तो दूसरा प्रश्न है बिकती क्यों है? मैं पूछूंगा बिकती क्यों है, तो आप कहेंगे क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी तो फिर आप क्यों नहीं खरीदते? लास्ट में बात आती है पैसे नहीं है। इसका मतलब यह है कि महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, जिसकी औकात के अंदर प्रोडक्ट है वो सब ठीक है, जो औकात से बाहर के प्रोडक्ट है सब। एक ही चीज में सिचुएशन कैसे बदलती है। एक आदमी 20 रुपए के साबुन से नहाता था, ऑलरेडी नहा, उसे 10 का बताओ तो सस्ता है कि महंगा? बोलो ना। और 30 का बताओ तो महंगा। अब महंगा कितना हुआ? 30 का हुआ। एक आदमी पहले 50 का नहा रहा था, अब उसको 40 का बताओ तो, और 70 का बताओ तो। एक आदमी 100 से नहा रहा था, उसे 90 का बताओ तो, 110 का बताओ तो। फिर महंगा सस्ता क्या होगा? बजट। महंगा सस्ता नहीं होता, महंगा सस्ता कुछ होता नहीं, औकात होती है। और औकात को पीछे डायरेक्ट पूछा नहीं जाता। किससे पूछोगे तेरी औकात क्या हो, झगड़ा होता है। इसे कहते हैं पता लगाना। हमारी ये बहनें रोज जाती है बाजार में और इनसे क्लियर कट सामने वाला औकात पूछता है, आपको पता ही नहीं चलता। मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। जैसे साड़ी लेने जाते हैं तो साड़ी वाला सीधी साड़ी बताता है कि पहले बात करता है, नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों बाद आए, आजकल तो आवाज़ ही डायलॉग फिक्स है सबके लिए ही। चाय लेकर आ। बड़े दिनों में आए, क्या बताओ, साड़ी की गाउन। आप कहते साड़ी बताओ, साड़ी, वेरी गुड, साड़ी का तो गजब का स्टॉक आया हुआ है। सिल्क की बताओ, कॉटन की बताओ, शिफॉन की बताओ। आप कहते शिफॉन की बता दो भैया। शिफॉन लाइट कलर बताऊं कि डार्क? आप कहते लाइट कलर में चलने दो। लाइट कलर 5000 से ऊपर की बताऊं कि नीचे की? क्या प्रश्न है? लास्ट में पूछ रहा औकात क्या है तेरी? बिना औकात के तो वो साड़ी नहीं बताता, और तुम बार बार बिना औकात के प्रोडक्ट बताओगे तो सामने वाला नहीं कहेगा महंगा। एक आदमी की बेचारे की सैलरी ही 300 रुपए पर डे, और बेचारा वो नींव में से नींव खोदते खोदते बाहर निकला और तुम सीधा पहुंच गए न्यूट्री चार्ज में जान डाल दे खाते ही। वो कहता पहले रोटी खाऊं कि इसको खाऊं बहुत। आप कहते हैं 400 रुपए का, वो कहेगा बड़ा महंगा है।
ये महंगा सस्ता नहीं होता, पहले पूछना पड़ता है कि खरीदने की कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पर प्रोडक्ट रिकमेंड करने पड़ते हैं। लेकिन हम नकीर के फकीर, सबको ही एक तरह से प्लान बताते हैं। अरे नहीं, अलग अलग तरीके से जानकारी से अलग अलग चीज बदल जाती है। एक आदमी फरीदाबाद का करोड़पति है ना, करोड़पति, 4-5 मर्सिडीज गाड़ियां, BMW गाड़ियां घर के पास पड़ी है। आप गए वहां पर प्लान बताने के लिए और आपने क्या बोला, सर हमारा साबुन 10 रुपए का है। चला है, मैं सबसे महंगे साबुन से नहाता हूं तो 10 रुपए का बता रहा हूं। इसका मतलब है जब तक आप बात नहीं करोगे, दोस्ती नहीं करोगे, लेवल पता नहीं चलेगा, और जब तक लेवल नहीं पता चलेगा तब तक कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना आपको कभी पता नहीं चलेगा। और जिनको ये पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना, वो हमेशा एक जाल में फंसते हैं, महंगा है सस्ता है, महंगा है सस्ता है। आप में से अगर महंगे के बारे में कोई बोलता है तो आज मैं जो कह रहा हूं उस पर बात कीजिए, उसके बाद आपका ये प्रश्न जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। शानदार। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने आरसीएम का सामान लेना चालू किया तो आरसीएम ने मेरे ही खर्चों से मुझे इनकम दी। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में पहले इधर से पैसा आ रहा था सैलरी का और इधर जा रहा था, आपके पास कुछ आ रहा था, लेकिन अब सैलरी का पैसा इधर जा रहा है, इसको खर्च कर रहे हो, वापस तुम्हारी बोतल में आ रहा है। इधर से सैलरी आ रही है, इधर से खर्चे से इनकम आ रही है, इधर से सैलरी आ रही है, इधर से खर्चे से इनकम आ रही है। अब पूरी जिंदगी भर आप पैसा कमाओ, आरसीएम से खर्च करो, आपकी बोतल में पैसा कमाओ, आरसीएम से खर्च करो, आपकी बोतल में। अगर ये बोतल ऐसे घूमती ही जाए, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं बचे, तो बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे महामूर्ख इंसान से पूछो कि बाहर जाने का रास्ता ही नहीं रखा तो भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन पेशेंस नहीं है, हमें पता ही नहीं। एक आदमी को मैंने चैलेंज दिया ओपन, और आपको देता हूं। लोग कहते हैं जुड़ने जुड़ाने का कारोबार है, लोगों को जोड़ेंगे तो इनकम आएगी, नेटवर्क बनाएंगे तो इनकम आएगी। मैं आज गारंटी देता हूं, 500 रुपए का स्टाम्प लाइए, अभी साइन करता हूं, पूरी जिंदगी में एक भी आदमी को ज्वाइन मत कराना, फिर भी 80 साल में आप 1 करोड़ के मालिक नहीं बने तो मुकेश कोठारी का नाम बताओ। एक भी आदमी को ज्वाइन मत करना। आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट अच्छे लगे उसे लेना है, और लेंगे तो यहां से 3 तरीके से इनकम आएगी। पहली इनकम स्वास्थ्य की इनकम। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट आप लेना चालू करोगे तो मेडिकल के खर्चे 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि WHO के अनुसार दुनिया की 80% बीमारियां भोजन से आती। कितनी परसेंट? 80%। और आपके पास कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आप घर में उगा नहीं सकते, घर में निर्माण नहीं कर सकते, आपको मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में बिचौलिए बैठे हैं। साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि सेम शकल, सेम खुशबू, सेम टेस्ट का प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा और तुम पता नहीं लगा पाओगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। अमूल कंपनी का नाम आपने सुना, बहुत बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है। अमूल का घी अच्छा आता है, और आपने अमूल का नाम सुना टीवी पर, और आप घी लेने गए तो घी अमूल डायरेक्ट आपको देती है कि दुकानदार आपको देता है? दुकानदार। अगर कंपनी डायरेक्ट देती तो कंपनी तो कभी डुप्लीकेट नहीं बनाती, या कंपनी का स्टोर होता तो उस पर कभी डुप्लीकेट नहीं मिलता। लेकिन अमूल का घी न तो स्टोर से लाते हो जो एक्सक्लूसिव होता है, आप लाते हो दुकान से, और दुकान वाला बिचौलिया होता है, अपने मार्जिन को बताने के लिए वो कब डुप्लीकेट करेगा आपको पता ही नहीं है। और हमारे चाचा जी भी नहीं समझा पाएंगे कि ओरिजिनल की डुप्लीकेट, क्योंकि साइंस इतनी डेवलप हो गई है, फ्रेग्रेंस वैसी की वैसी, टेस्ट वैसा का वैसा, और फोटो वैसा का वैसा, हम पता ही नहीं लगा पाए। और मेरी बात पर बिलीव नहीं है ना, तो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आज कसम खा लेना 4 दिन तक घर का खाना नहीं खाऊंगा, रोज शादी ब्याह का खाऊंगा। आपका शरीर ऑटोमेटिक आपको बताएगा। रात को अचानक पेट करेगा, लेकिन आप गिफ्टेड रसीद है तानाशाह। पेट जब गुड़गुड़ करता है तो आप गोली पहले ही तैयार रखते हैं अपने घर पर, और जिसका गुड़गुड़ करता है उसे सीधा गोली दे देते हैं और पेट गुड़गुड़ करना बंद कर देता है। इसका मतलब है आंदोलन पर लाठी चार्ज किया है। अंदर आंदोलन चालू हुआ कि तुमने गड़बड़ खाया, साला आंदोलन करूंगा, तुमने कहा डंडे मारूंगा साले। जब बार बार आंदोलन हो रहा है, बार बार डंडे खाए जाते हैं, तो फिर क्रांति होती है, उसे ही कैंसर से। जब तुम बार बार उस दर्द
दबाओगे गोलियों से तो एक दिन वो बड़ा बम बनकर निकलेगा और फिर पूरी दुनिया को तहस-नहस कर देगा। 80% बीमारियां खाने पीने से हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से लेने के पास आपका तरीका नहीं है। लेकिन आरसीएम मात्र ऐसा एक्सक्लूसिव स्टोर है जहां पर आरसीएम के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते ही नहीं। आरसीएम के प्रोडक्ट आरसीएम के ही स्टोर में मिलते हैं, यानी कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन। जब कंपनी से डायरेक्ट मिलेगा तो डुप्लीकेट कैसे आएगा? 53 एज है मेरी, मेडिकल बिल 0, क्योंकि हम दूसरा प्रोडक्ट यूज करना ही पसंद नहीं करते। 9 साल से तो मैंने होटल का खाना तक नहीं खाया। आज हमारी बहन खाना बना के भेजा हमारे को। जहां पर जाता हूं वहां पर घर का खाना है, क्योंकि मुझे पता ओरिजिनल यही है। क्योंकि बाहर क्या खाएंगे पता नहीं, और विश्वास नहीं है तो 4 दिन तक होटल का खाना खा के देख लें। क्योंकि होटल और शादी में जो केटरिंग वाला है ना, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। वो वही प्रोडक्ट यूज करेंगे जो सबसे सस्ता है, तो सस्ता अच्छा कैसे होगा? आज के बाद अगर मेडिकल बिल को 0 करना चाहते हैं, फायदा नंबर 1, आज के बाद आरसीएम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दो, मेडिकल बिल खत्म होने वाला। फायदा नंबर 2, अगर आप मेंबर बनते हैं, आरसीएम के इस अभियान में आते हैं, तो फिर आपको डिस्काउंट के रूप में एमआरपी से छूट मिलती है। यानी एक 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 9 रुपए या 8 रुपए में पड़ता है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव लॉयल्टी कस्टमर बन गए हैं कंपनी के। जब अब कंपनी आपको बेचने नहीं आ रही, आप खुद कंपनी की दुकान से आकर ले रहे हैं माल, तो कंपनी कहती है जब ग्राहक आगे होकर ही आ रहा है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम इसको डिस्काउंट देंगे। फायदा नंबर 3, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आरसीएम का राशन अगर आप 1500 पीवी से 5000 पीवी का लेते हैं और 6 महीने तक लेते हैं, तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली फ्री मिलता है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता। यानी हर 7वें महीने का राशन फ्री। आपके दुकानदार को कहना कि सर 6 महीने तक लगातार लूंगा, 7वें महीने का फ्री दे देना, तो धक्का देगा फ्री में या सामान देगा फ्री में? धक्का दे देगा फ्री। लेकिन आरसीएम का फ्री मिलता है। कितने लोगों ने फ्री का प्रोडक्ट लिया हुआ? अच्छा, कितने लोगों ने 3 बार से ज्यादा लिया? 5 बार से ज्यादा? और बाप रे, अब मुझे तो ये तो पागल नहीं है ना, 5 बार फ्री ले लिया, चट्टे महीने फ्री। लेकिन चक्कर क्या है, व्यापार तब नहीं बढ़ेगा जब आप फ्री प्रोडक्ट लेकर आओ। जब भी फ्री प्रोडक्ट लेके आओ ना, तो जैसे ऐसे जाओ जैसे बारात लेके जा रहे हो, है ना, ढिंडोरा पीटो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तुम किसी आदमी को बोलोगे ना फ्री में प्रोडक्ट मिलता है, वो कहेगा पागल बना रहा होगा। तुम उसे किसी भी बहाने से साथ ले लो और बार बार दुकानदार को पिकअप सेंटर ऑर्डर बोलो, ए मेरा फ्री वाला प्रोडक्ट दे दे, फ्री वाला दे दे, फ्री वाला, बार बार बोलना फ्री वाला दे दे, और उसके सामने पैसे नहीं देना, क्या ओटीपी देना, तब उसे पूरा समझ में आ जाएगा पूरा माजरा है क्या है। हेलो, जो दिखता है वो बिकता है। ये 3 फायदे आपको मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं। अब यहां पर इनकम आपकी आती है, अगर जो भी ये 3 फायदे हुए, मेडिकल का बिल जितना बचा, जितना आपका डिस्काउंट बचा और जितना आपका फ्री आया, इसको हर महीने आपको फिक्स डिपॉजिट करना। ये तो आपका है ही, पहले आ ही नहीं रहा, तो फिक्स डिपॉजिट कराते जाओ। जनरली लोग खर्च करते हैं इसलिए दिखता नहीं है। कैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 80 साल में वो 1 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी नीचे रह जाए ना, तो मैं अपनी संपत्ति से देने के लिए तैयार हूं और लिख कर जाने के लिए तैयार हूं, आपके पोते को मिलेगा। संभव ही नहीं है, लेकिन मुझे कैलकुलेशन आती नहीं है, क्योंकि आम आदमी वर्तमान को देखता है और खास आदमी भविष्य को देखकर काम करता है। यह है 80 साल में अमीर बनने का तरीका। नरेश जी बार बार इशारा करते हैं कि सर 80 साल तक ही रखो सर, इससे इनकम वाला मत बढ़ाओ। हमारे लोग बहुत पेशेंस वाले हैं। मेरे पास 8 साल वाला तरीका भी था। चलो आपको जानना ही नहीं, खत्म कर देना। 8 साल वाला भी चाहिए? चलो 8 साल वाला बता दो। आठ साल वाला तरीका चाहिए ना, तो अभी तक आपने कसम खाई थी कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो करोड़ों पहुंच गए। अब आप कसम खा लो कि मैं किसी पड़ोसी को छोड़ूंगा नहीं। अब पड़ोसी की भी बोतल देखना ऐसी कैसी है।
पड़ोसी भी ऐसे कमाता है, ऐसे खर्च करता है। पड़ोसी को अगर एक बात समझा दी और कामयाब हो गए तो, आप कह रहे सर कामयाब हो गए तो, अगर कामयाब नहीं हुए तो, ये भी तो एक प्रश्न है। तो पहले कौन सा कमीशन आ रहा था जो अब आ रहा है? नुकसान क्या होगा? पहले भी नहीं समझ रहा था, अभी भी नहीं समझ रहा, अपने पिताजी का कुछ जा रहा है? समझ गया तो अब ये भी पैसा कमाकर आरसीएम से खर्चा करेगा, तो यहां से दो पाइपें निकलेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। यानी अब पड़ोसी रोटी भी खाएगा तो तुम्हें टोल टैक्स दिए बगैर जा नहीं सकता, चाहे तुम सो रहे हो। और पड़ोसी अपनी जेब से नहीं दे रहा, ये दुकानदार का मार्जिन है, ये तुम उससे नहीं ले रहे हो। और पड़ोसी तुम्हारे पर एहसान नहीं कर रहा, तुमने उसे सिस्टम बताया, उसकी रॉयल्टी तुम्हें मिलती है। और ज्यादा अमीर बनने का तरीका भी है मेरे पास, बताऊं? ठीक है, इसमें थोड़ा कम हुआ, चलो अभी ठीक है, नहीं 8 साल तक ठीक है, बाकी 2 साल वाला भी था मेरे पास। कितने लोग जानना चाहते हैं? तो आप क्या करो कि जो लोग समझ जाओ, एक टीम बना लो, और अब सारे लोगों पर जो भी 2 क्वालिटी रखते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। आज के बाद किसी तीसरे आदमी को प्लान बताना नहीं। 2 तरह के आदमी, जीजा जीजी, साला साली। किसको प्लान बताना है? जीजा जीजी, साला साली, चाहे वो किसी के भी हो। मतलब कितने को बताना है? किसको बताना है? चाहे वो किसी के भी हो। तो प्लान कितने लोगों को बताना? सबको हो गया ना भाई साहब? कोई ना कोई किसी का जीजा और साला साली, जीजा जीजी तो मिलेगा, और ये 4 चीजों में तो सब कवर हो गए। अभी जीजा जीजी साला साली, भाई साहब किसी को बोलो सर जीजा जीजी साला साली के लिए प्लान है, और केवल उन्हीं को बताते हैं। अब आपका साला ज्वाइन हुआ और आपने कहा साले साहब आप भी अपने साले साहब को ज्वाइन करा दो। जब सारे सालों को ज्वाइन कराएंगे, कौन से सारे बच जाएंगे? बचने वाला तो है। अब यहां पर ये भी आरसीएम से माल लेगा तो यहां से 3 पाइपलाइन लगेगी। पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। मेरी टीम में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की पाइपलाइन जुड़ी हुई। कितनी? 90% सारे काम नहीं कर रहे। अगर आपकी टीम में भी 90% काम नहीं कर रहे तो ठीक ठाक चल रहे हो आप, कोरोना भी नहीं एकदम ठीक ठाक है, सभी जगह ऐसा ही होता है। हमारी टीम में भी 90% काम नहीं कर रहे, 90%, 20% काम कर रहे, 20% काम कर रहे। एक आदमी का आपकी इनकम कितनी है? मैंने कहा यार मैं नहीं बताऊंगा। नहीं सर बतानी पड़ेगी। मैंने कहा यार नहीं बताता, मैंने आज दिन तक लाइफ में कभी इनकम नहीं बताई। 2004 में मैंने जो इनकम बताई उसके बाद मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। मेरी इनकम त्रिलोक चावला जी के अलावा किसको पता नहीं। जो भी बताएगा सब झूठ बोल रहे हैं। हम बताते ही नहीं इनकम किसी को, क्योंकि मुझे पता मैं इनकम बताऊंगा आप तुरंत कहेंगे झूठा है, पागल बता रहा झूठा। नहीं आप मतलब बहकाओ मत, नहीं बताऊंगा। आप कितना भी कहो। चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, समझिए। मेरी टीम में 20 लाख लोग हैं। कितने एक्टिव लोग? कितने? यानी आपके जैसे कितने लोग हैं? 20 लाख। यानी 16,000 रॉयल्टी एचओआर, 1750 टेक्निकल एचओआर मेरी टीम में है, और वो 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग हर महीने मुझे 1 रुपया दे, और मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अब 20 लाख लोग 1 रुपया मुझे 1 महीने का दे, 1 दिन का 3.33 पैसा। 1 रुपया एक आदमी से आए और टोटल 20 लाख आदमी है, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? इससे ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता, नहीं तो हार्ट की भी कैपेसिटी फूट जाएगा अभी इधर से उधर। तो आप समझ लीजिए मुकेश कोठारी को भिखारी जैसे इनकम आती है 20 लाख रुपए। ठीक है जी, कितना आसान काम बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आपकी टीम में जितने आदमी एक्टिव है, 1-1 रुपया जोड़ते जाओ, उतने आदमी की आपकी इनकम निश्चित रूप से होती जाएगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें
डिमांड पैदा करनी पड़ती है, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट डिमांड पैदा करने वाले नहीं है, मजबूरी वाले। सुबह उठते ही भूख लगती है, रोटी बनाते हो तो आटा आरसीएम का है। अब तुम आटे के बारे में क्या बताओगे, नमक के बारे में क्या बताओगे, दाल के बारे में क्या बताओगे? वो तो लेना जरूरी है ना, मजबूरी है। और ऐसे लोग जब जब भी अपने जीवन में रोटी खाने की सोचेंगे, मेरे आने वाली पूरी पीढ़ियों को सुरक्षित कर जाए। आरसीएम में ऐसे ऐसे परिवार हैं जो तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हैं। आप सब मेरी एक डाउनलाइन श्रीमान ओपी शर्मा की टीम में आते हैं। ओपी शर्मा जी की टीम में सुरेंद्र वत्स जी भी आते हैं। और ओपी शर्मा जी का जो सुपुत्र है उनका नाम है रवि ओपी शर्मा जी। रवि ओपी शर्मा जी की जब आरसीएम में शुरुआत की थी उन्होंने पहला दिन, तो पहले महीने की इनकम थी 25 लाख रुपए। तब 2013 में जब आरसीएम सेकंड सेल में चालू हुआ तो 25 लाख की इनकम। जब रवि को मैंने पूछा आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है, अंकल मैं तो नया हूं। पिताजी ने कर्म कर दिया और बच्चे की इनकम 25 लाख से शुरुआत की। अरे अपने लिए नहीं भैया, तो अपने बच्चों के लिए तो सीखो, क्योंकि यही ऐसा काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। आप कलेक्टर बन गए तो आपका बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन मुकेश कोठारी अगर आरसीएम में यहाँ डायमंड बन जाता है तो मेरे आने वाले में कोई भी खानदान में डायमंड से नीचे नहीं रहने वाला, सब डायमंड ही रहने वाले हैं। ऐसा और कोई तरीका है ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। जब ये बात समझ आई, काम करना चालू किया, आज मुकेश कोठारी आज आपके सामने है। अब ये तो हो गई हिस्ट्री। अब मैं बता रहा हूँ 6 काम। ये 6 काम अगर आपने कर लिए तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आरसीएम का बड़ा बिजनेसमैन बनने से रोक नहीं सकता, बड़ा सेवक बनने से रोक नहीं सकता। बता दूं 6 काम? द फर्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेट करना नहीं है, मोटिवेट रहना है। 90% सोचते हैं कि मैं स्टेज पे जाके भाषण दूंगा तो लीडर बन जाऊंगा, मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा। लोग तुम्हारी बातों से मोटिवेट नहीं होते, इस गलतफहमी में मत रहना। मुकेश कोठारी से बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आरसीएम में मौजूद है, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है क्योंकि उनके पास रिजल्ट नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग तुम्हारी बातों को नमस्कार नहीं करते। बातें तो कितने अच्छे अच्छे संत सुबह 7 बजे टीवी खोल के देखो, कितनी प्यारी प्यारी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात उनकी बीवी भी नहीं मानती। बातें करने से क्या होगा? बातें करने से कुछ नहीं। मोटिवेट करना पहला काम नहीं है, मोटिवेट रहना पहला काम है। क्योंकि दुनिया में मोटिवेट रहने के लिए बार बार चार्ज होना पड़ता है, और दुनिया में जो भी डिस्चार्ज होता है उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है, पावर बैंक चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है, इंसान अगर चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है। ये दुनिया का नियम है, जो भी चार्ज होता है तो डिस्चार्ज। प्रॉब्लम यह है कि चार्ज में तो दुनिया काम कर लेती है, लेकिन डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया को 90% लोग समझ नहीं पड़ते और वो क्विट का रास्ता अपना ले। जो क्विट करने से आपको बचाए वही तो चार्जिंग है। आज के बाद मोटिवेट रहना है। मोटिवेट रहने के लिए आपको ऑफलाइन के संपर्क रहना पड़ेगा। मीटिंग में जाना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, गुरुकुल क्लासेस में जाना पड़ेगा, भीलवाड़ा की अकेडमी में जाना पड़ेगा। 24 मई को नेक्स्ट जनरेशन का फंक्शन भीलवाड़ा में होने वाला है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। ये तरीके हैं अपने आप को स्टेबलिश रखने के।